नमस्कार, मैं रविश कुमार। सारे एनालिसिस डायलिसिस पर हैं। कभी कोई एनालिसिस डायलिसिस मशीन से बाहर आता है तो कभी वो वापस मशीन पर चला जाता है। किसका अंदाजी टक्कर सटीक बैठेगा? लड़ाई इस बात को लेकर है। अब लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में नहीं है, लड़ाई है कौन सा एग्जिट पोल सही है, हमारा सही होगा या नहीं। इतने तरह के रिजल्ट आ गए हैं कि मैं मांग करता हूं कि भारत में एक अखिल भारतीय एग्जिट पोल नियामक आयोग बने और उसका चेयरमैन मुझे ही बनाया जाए, क्योंकि आइडिया मैंने दिया है, ताकि मैं सत्यापित करूं कि कौन सा वाला सही है। एग्जिट पोल के सही गलत होने का अपना इतिहास है और आप तो सब जानते हैं। जैसे ही गुरुवार को टुडे चाणक्य ने कहा कि बिहार में एनडीए को 243 में 155 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन को ठन यानी 83, तो इससे हार जीत का अंदाजी टक्कर यानी आकलन करने वालों की दुनिया में हड़कंप मच गया। जिन्हें खुश होना चाहिए था वो तो हुए, मगर भीतर भीतर वे सहम भी गए। शुक्रवार दोपहर को एक्सिस माई इंडिया ने अपना सर्वे जारी किया तो गेंद इन स्विंग की जगह आउट स्विंग हो चुकी थी, यानी महागठबंधन को 169 से 183 सीटें मिलने का दावा किया गया और एनडीए को 64। अगर एग्जिट पोल नियामक आयोग न होने की वजह से यह सब हो रहा है। सोचिए, एक एग्जिट पोल एनडीए को 155 सीटें दे रहा है और एक में सिर्फ 64 और एक में महागठबंधन 169 से 183, तो एक में 83। तराजू सही है या नहीं, या बटखरा में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकता, पर यह जरूर हुआ है कि एक्सिस ने यह आंकड़ा अपनी वेबसाइट पर जारी करने के बाद हटा लिया। एक्सिस के मैदान से हटने के बाद चाणक्य, टुडे चाणक्य जो है वही अकेला मैदान में टिका है जो बीजेपी के जीतने की साफ साफ भविष्यवाणी कर रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी एग्जिट पोल के अनुसार किसी एक के पक्ष के लिए लहर जैसी चीज नहीं दिखती है। ये एक बात साफ होती है, इसलिए 8 तारीख को कुछ भी हो सकता है। एबीपी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 108 सीटें और महागठबंधन को 130 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 111, महागठबंधन को 122, अन्य को 10। आज तक सिसरो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 120 और महागठबंधन को 117। न्यूज नेशन एग्जिट पोल में बीजेपी को 117 और महागठबंधन को 122। अगर इतना अंतर रहेगा तो बताइए कि हम अपने राजनेताओं के साथ ज्यादती नहीं करेंगे कि उन्हें प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करें। वो किस एग्जिट पोल को सही मानेंगे और किसे गलत? जाहिर है, जिसमें जो जीत रहा है उसे सही माने, जिसमें जो हार रहा है उसे गलत माने। 3 में महागठबंधन और 2 में एनडीए की सरकार बनती हुई लग रही है। 15 साल में इस बार सबसे अधिक मतदान हुआ है। बिहार में 56.8%। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला है। पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत जो है 54.1 रहा, जबकि महिलाओं का 59.3%। ये बहुत ज्यादा है। 5वें चरण में तो महिलाओं ने 63.6% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 56.1 ही रहा। तो कौन जीतेगा? जो भी जीतेगा अंतिम रूप से 8 को ही जीतेगा। एनडीटीवी हंसा रिसर्च के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, यही बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं। लेकिन हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। शाहनवाज हुसैन जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हरिवंश जी हैं, सांसद हैं जेडीयू के, वो भी यहाँ स्टूडियो में ही हैं। चंदन यादव हैं, युवा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट के। राहुल वर्मा हैं, फेलो हैं सीएसडीएस के। और चिराग पासवान जो सांसद हैं एलजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पासवान जी, आपसे मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है और वो ईमानदारी से नहीं, माफ़ कीजिएगा रॉ में निकल गया। शाहनवाज जी, जब आप लोग रैली करते हैं, जब भीड़ आती है, उसको देखकर वाकई लगता है कि ये हमारे पक्ष में है? क्योंकि हम लोग कई बार आकलन करते हैं कि भीड़ आपके यहाँ भी है, भीड़ इनके यहाँ भी है। क्या आपको लगता है कि ये मेरी भीड़ है या सिर्फ श्रोताओं की भीड़ है? देखिए, मैं एक ईमानदार जवाब आपको इसके दूंगा, क्योंकि अब कोई मेरे जवाब देने से मेरे वोट का प्रतिशत घट या बढ़ नहीं रहा। हाँ। या आपके एग्जिट पोल में कम सीटें देने से या ज़्यादा देने से भी हम खुश और नाराज़ होने वाले नहीं। जब रैली में जाते हैं, कई रैलियों में, तो जो रिस्पांस होता है उससे अंदाज़ा होता है। भीड़ तो आती है और कई पार्टी के नेताओं में आती है, लेकिन मैंने बहुत सारी रैलियां देखी है। खुद आपको याद होगा कि 4 बड़ी रैलियां हम लोगों ने बिहार में की थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की थी। और उसमें जब भागलपुर की रैली हुई थी तो उसमें गांधी मैदान से 3 गुना बड़ा मैदान गूगल पे निकाल के हमने दिया था। 63 एकड़ का गांधी मैदान था, वो 203 एकड़ का एयरपोर्ट था। लेकिन जो रिस्पांस दिखता है उससे अंदाजा हो जाता है हम लोगों का। कई बार हम तकरीर करने, कई बार उसी भीड़ में आपको पता चल जाता है कि वोट नहीं, अंदाजा होता है, क्योंकि रिस्पांस बोलने के बाद
रिस्पॉन्स कैसा है। सिर्फ होने का नहीं बताए, नहीं होने का भी हो जाता है ना, कि लगता है कि ये नहीं वोट होने नहीं का भी थोड़ा बहुत होता है। जैसे कोई सीट कमजोर होती है तो जो तकरीर आप सीट नंबर 1 पे कर रहे हो वो सीट नंबर 2 पे भी भीड़ है और 3 पे लगता है कि थोड़े लोग ठंडे हैं, वही भाषण सुन के वो उत्साह नहीं आता, क्योंकि हर नेता एक दिन में 4 भाषण या 6 भाषण, और आजकल तो बिहार में है कि हेलीकॉप्टर छू के चला जाए। किसी की नेता की 8 स्पीच, किसी की 9 प्रेजेंस। तो कई लोग प्रेजेंस भी दिखाते हैं, कई लोग वक्ता भी अच्छे होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी पार्टी में। तो कई नहीं, आपकी पार्टी में थोड़े ज्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए वक्ता बहुत अच्छा हो, मान लीजिए कोई एक्टर बहुत, लेकिन वक्त अच्छा नहीं हो तब क्या हो? नहीं एक्टर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट ही ना हो उसके पास, तो क्या हो? तो वो क्या होगा, तो फिल्म फ्लॉप होती पर है। आप लोग के पास वक्ता अच्छे हैं, इसमें कोई नहीं, दो राय हमारे नहीं। पास माशाल्लाह शुरू से रहे, हम वाजपेयी जी की विरासत लेके चलने वाले लोग। हरवंश जी, आप किसी नीतीश कुमार की रैलियों में थे, आपको लगा था कि ये जो जीत है, जो भीड़ है, हमें जीत की तरफ ले जा रही है, या उत्साहित है शायद ना ले जा पाए? बिल्कुल रवीश जी, लगता है भीड़ का मूड देख कर कि वो आपके साथ उत्साहित है, यानी उसका रिस्पांस कैसा है। और आप ये भी जानते हैं कि भीड़ के साथ साथ ये यथार्थ है कि आज से नहीं, 1952 ऑनवर्ड्स जो भी चुनाव होते हैं उसमें सामाजिक समीकरण की एक बड़ी भूमिका है, और हर पार्टी। इसलिए पूछा कि हम लोगों मैंने देखा है चुनाव में कि बहुत खर्च होता है एक रैली को करने के लिए, वो साधारण चीज़ नहीं है। कोई भी पार्टी की जब रैली होती है बड़े संसाधन लगा दिए जाते हैं, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि उस एक्सरसाइज का मतलब आप लोगों को कोई रिजल्ट दिखता है? निश्चित रूप से लोगों के बीच जाना तो और संवाद करना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, बगैर उसके आप पहुंच नहीं सकते। यह आपने बहुत प्रासंगिक सवाल दोनों में अंतर है। बीजेपी की कई रैलियां जो इतनी बड़ी हुई, उसके मुकाबले आपकी कोई भी रैली नहीं हुई। अगर एक रैली को छोड़ दिया जाए गांधी मैदान वाला, तो कोई उसको मैच करने वाली कोई रैली नहीं हुई। दरअसल हमारी रणनीति का वो हिस्सा भी नहीं था। यह था कि आपने देखा, अगर बीजेपी के सभी लोगों ने, प्रधानमंत्री समेत सारे उनके 20 मिनिस्टर्स ने अगर 900 रैलियां की, तो अकेले अलग नीतीश कुमार जी ने या लालू प्रसाद जी ने या कांग्रेस के भी जो नेता वहां गए, इन सब ने भी अपनी अपनी जगहों पर कोशिश की कि हम सब अलग अलग सारी जगहों को कवर करें। तो लगभग 220 जगहों पर नीतीश जी गए, 243 जगह लालू प्रसाद जी गए। आपने एक बात कही, वो बीच में मैं जोड़ना चाहता हूं। लोकतंत्र के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि 18-18, 20-20 हेलीकॉप्टर कोई दल रखे और भारी पैमाने पर खर्च करे, तो आने वाले दिनों में एक सामान्य आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहेगा या छोटा दल, तो मुझे वो किस नहीं तरह लगता से है, मैं भी बहुत मुकाबला कर भावुक होता हूं इन सब सवालों पे। मुझे नहीं लगता कि हमारा मतदाता इन सब चीजों की फिक्र करता है, इस बात के बावजूद कि वो देखता है कि उसके घर में दिया नहीं जल रहा है, लोकतंत्र का इंस्ट्रूमेंट खर्चीला हो रहा है। पर वो नहीं करता तो मैं उसके सामने बोलता हूँ, उसको आंख में मिला के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं उस मतदाता को जानता हूँ, तो वो इतना महान और भगवान नहीं है कि उसको ये कहा जाए कि बहुत तकलीफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 20 हेलीकॉप्टर से जाते हैं कि आप 300 हेलीकॉप्टर से। नीतीश कुमार जी के साथ पिछला चुनाव लड़ उसको रहे कोई थे, फर्क नहीं पड़ता। आपने उसको कवर किया था, तब भी हेलीकॉप्टर इतने ही थे, तब नीतीश जी हमारे साथ थे तो हेलीकॉप्टर की चिंता नहीं थी। आज हम अलग लड़ रहे हैं तो हमारे हेलीकॉप्टर पर शायद वो अंतर की बात करें कि आपके 20 हेलीकॉप्टर थे और आपके 6 थे, कितने थे? दो थे। पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि शहनवाज जी जैसे लोगों की संख्या, देखिए मेरी दिलचस्पी ये है कि आप 20 उड़ाएं और आप 40 उड़ाएं, पैसा कहां से आता है ये जनता को बता। वही मुख्य चीज ये है कि जो रूलिंग पार्टी आप लोग ईमानदारी से ये बता दें वो पैसा कहां से आता है। ये आंकड़े 100 उड़ाइए, मुझे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। चुनाव आयोग या जहां पर ये खर्चों की डिटेल सबमिट होती है, निकाल कर देखिए रूलिंग पार्टी को इतने फंड कहां से निगली आ रहे हैं। बाकी जो चीजों भी की मैं बात नहीं कर रहा। उस वो जो जमा होता है उसमें पैसे में दम नहीं होता, बहुत कम पैसा होता है, उतना पैसा आ जाता है। सवाल है जो लोग बिहार देते के भी चुनाव से सामने नीरजा जी, एक बात बताइए कि हम पत्रकार के तौर पे आप सबकी रैलियों में रहती हैं, रही होंगी, आपको लगा कि बीजेपी की रैली बता रही है कि ये बीजेपी बिहार में लीड कर सकती है, या नीतीश की रैली ज्यादा बता रही है सभा कि ये लोग बिहार में लीड कर सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की रैलीज जो ये भी मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन की एज है, हाँ। उनके लिए ये अनएक्सप्लेन फैक्टर था कि इतनी बड़ी रैलीज, और जैसे शाहनवाज जी कह रहे हैं रिस्पांस भी था उन रैलीज में, और नौजवान था। सो ये तो स्पष्ट था कि नौजवान तबका उनकी रैलीज में बड़ी तादाद में आया। एक रैली में मैं भी था समस्तीपुर में, बहुत भीड़ थी। उसका बाद में क्या इम्पैक्ट था वो अलग बात है, लेकिन लोग बहुत थे उसमें। हाँ। तो लेकिन लालू प्रसाद यादव की रैलीज थी जहां पब्लिक कनेक्ट है, वो लालू यादव का स्टाइल है।
नीतीश कुमार की रैलीज में एक सिंसियर, वो नहीं ओरेटरी और उस तरह का नहीं था, ना ही उतनी भीड़ होती थी, लेकिन एक सिंसियर कम्युनिकेशन, एक स्टेट्समैन लाइक नेता, उस तरह का जो एक फीलिंग आती थी। लेकिन जो इस साइड महागठबंधन का जो सपोर्ट दिखा वो रैलीज में इतना नहीं दिखा जितना कि आम जनता से बातचीत करके जो साइलेंट वोटर है, जो फिर बाद में खुलता था। अगर कोई अपर कास्ट का उस ग्रुप में आ जाता था तो एकदम चुप हो जाते थे, लेकिन बातचीत में आप घंटा वहां बिताइए तो आपको लग रहा था कि मतदाता जाति के हिसाब से देख रहा है? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल में मैं देख रहा हूँ, मोटा मोटी लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी थे जो जाति के हिसाब से किसी को नहीं देख रहे थे, ना इन्हें देख रहे थे ना इन्हें देख रहे थे। मैं मानती हूँ कि जाति के हिसाब से था। जैसे लालू प्रसाद को यादव टोटली अपना लीडर मान रहा था, बल्कि एक जगह बीजेपी के यादव नेता कह रहे थे कि हमें ऑनेस्टली प्राइवेटली कह रहे थे कि सोशल रिलेशंस के बेसिस पर भी लोग कह रहे हैं इस बार हम नहीं देंगे वोट। इतना मतलब लालू के पीछे वो उनका वोटर था। लेकिन इतना ही इसी तरह से आक्रामक सवर्ण मतदाता भी था। हम कई बार भूल जाते हैं कि उसे वोट बैंक के रूप में नहीं पहचानते हैं। उतना ही क्योंकि मेरे घूमने से लगा कि अगर कोई वोट बैंक अब है तो वो कहीं ज्यादा बंद और एक तरह से डब्बा बंद वो अपर कास्ट का वोट बैंक है। लेकिन वो प्रोग्रेसिव है किसी तरीके से। हाँ, उसका अपना रवैया है, उसका डेवलपमेंट में। पर मैं मानती हूँ नीतीश कुमार का वोटर भी एस्पिरेशनल वोटर है, डेवलपमेंट वोटर है। नीतीश कुमार का वोटर भी, क्योंकि वो लोग कहते थे देखो हाँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, सड़क हमारी गांव में लाए हैं, हमारी बेटी जाती है स्कूल या कॉलेज जो भी है, यूनिफॉर्म मिला है। मतलब वो उदाहरण देते थे कि इन्होंने 10 साल में कुछ करके दिखाया है। कुछ एक सहानुभूति की करंट, अंडर करंट जिसको बोलते हैं। संजय, आपको नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर दिए बिहार को? जब मैं शुरू से ही देख रहा था कि ये जात वो जात, कि इसी के हिसाब से नतीजे आएंगे जब आएंगे, जो भी जात जिधर बैठ जाए। रोहित, हम लोग जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो जात और डेवलपमेंट दोनों के बारे में बात करते थे इक्वल मेजर्स में। और मुझे खुद को ये हैरत होती थी कि जब इलेक्शन क्लोजर की तरफ जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गया, हम जाति की बात, धर्म की बात, वो ज्यादा पैकेज से पाकिस्तान पे चले गए। पैकेज से पाकिस्तान के, आप किसी के पास जाइए वो जाति जो है, देखिए एक तरफ चेहरा है नीतीश कुमार, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। जातिगत आधार जो एनडीए का या महागठबंधन का बना वो उसी कोलिशन के हिसाब से बना है। अगर मैं वहां पे किसी जाति का वोटर हूं, अपर कास्ट वोटर, तो एन ब्लॉक मतलब बाई एंड लार्ज अगर 5% 2% हटा दीजिए तो वो उधर जा रहा है। यादव वोटर ब्रॉडली मतलब जेडीयू में ट्रांसफर हो रहा है, कांग्रेस में कितना ट्रांसफर हो रहा है इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन आप कोई और भी वोटर के पास चले जाइए, उसके माइंडसेट में यह है कि विकास, जो अब जब आप बात करने जाएंगे तो वर्ड विकास ही बोलेगा। विकास के लिए उसका प्रतिबिंब है नीतीश कुमार, जो महागठबंधन का जो वोटर है, और जो वोटर एनडीए का है उसके लिए वो नरेंद्र मोदी, वो प्रतिबिंब है विकास के। उस हिसाब से वो गाइडेड हो रहा है। अब दो टकराव आपको दिख रहा था, दो धाराएं, मोदी का विकास और एक नीतीश का विकास। मैंने इतने जगह चुनाव वो कवर किया है, जितना पैशनेट ये चुनाव, मतलब इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट 2005 का जो चुनाव था असेसमेंट के मुकाबले वो ज्यादा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये चुनाव एक मुश्किल चुनाव था। खासकर हम लोग को आदत भी लग गई है, एक 2014 का एक लहर वाला जो चुनाव था, हम सब चुनाव को उसी फ्रेम से देखने लगे हैं कि वैसा वाला वेव है कि नहीं है। जैसे लगता है वैसा वेव होगा तो कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, कोई जीतेगा ही नहीं। उसमें पैशंस का जो फ्लो है ना, अगर महागठबंधन का वोटर है वो आपको कन्विंस करेंगे और घेर के कन्विंस करेंगे। मतलब जो देखिए कुछ जो ईबीसी वोटर है वो तो नॉर्मल पैशन अपर कास्ट में भी था। इतना ही पैशन अपर कास्ट, जिस तरह से एक मुस्लिम वोट बैंक के बारे में कहा जाता है, देखिए अपर कास्ट उससे कहीं ज्यादा उतना ही एग्रेसिव एक अपर कास्ट वोट बैंक है। वो रहा होगा कांग्रेस के लिए भी, वो है बीजेपी के लिए भी, लेकिन वो दिखता है किसी भी पॉलिटिकल विमर्श में कि ये एक बंद वोट बैंक है, इसने तय कर लिया। अब आप इससे बहस नहीं कर सकते। दो छोटे एग्जांपल दूंगा। एक मतदाता मुझे मिला जो मतलब जिस जाति की बात आम है, वो वैशाली में, जहां वो मुन्ना शुक्ला और उनके सामने लालगंज वाला इलाका, वो कह रहा है कि देखिए मैं भूमिहार हूँ, यहाँ तक मेरे अटका हुआ है, पूरा शरीर कह रहा है कि भाजपा को वोट दो, लेकिन मुन्ना शुक्ला अपना जाति के नाम पे हम लग रहा है, मतदान होते होते गले से अगर ये कुकैन निकल गया तो भाजपा को दे देंगे, लेकिन ये अटक गया तो फिर हमारे जैसे कुछ अटकेंगे। वैसे इस चुनाव में इन दो जातियों का बड़ा कैरिकेचर किया गया तो बड़ा नुकसान हुआ है। इन यादव और भूमिहार मतलब वो ठीक है कि हर जात का अपना अपना एक सामंती पहलू होता है, लेकिन इन जातियों का बड़ा ही नेगेटिव नकारात्मक नुकसान
हुआ है। इन लोगों की दोनों छवियां जो हैं दोनों की बड़ी नकारात्मक बनी है एक और इस चुनाव में। दूसरे का आपको बता, दूसरा मुझे कहता है कि भैया हमारा वोट तो चाहिए ही नहीं, हमें तो लालू जी ने कही दिया है कि अग्रे पिछड़े की लड़ाई है तो अग्रे का कोई मतलब ही नहीं है महागठबंधन को, तो हमें तो देना ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम दूसरे साइड ही देंगे। ये जो प्रखर वो है ना, और साथ में साइलेंट टीवीसी, वो चंदन आप बताइए, आप लोगों का तो कोई गेम ही सेट नहीं हो रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि भीड़ आपकी सभाओं में कम थी, तो नीतीश और लालू की सभाओं में की तुलना में अगर देखा जाए तो नहीं, आप उस हिसाब से कह रहे हैं, इलेक्ट्रोल रूप से हम जरूर बिहार में कमजोर हैं, लेकिन जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ लड़ने की जो हमारी क्रेडिबिलिटी और इतिहास है, कहाँ लड़ रहे थे? एक तो संघर्ष नहीं है है, कि कांग्रेस एक कहीं वैचारिक, लड़ती है। देखिए राजनीति एक वैचारिक संघर्ष का भी माध्यम होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें जो तमाम नहीं चीजें लगता विकास कि के जिस अलावा तरह और से- जो डिविसिव चीजें उभर के आ रही है, चाय पर चर्चा छोड़ के गाय पे चर्चा कराने की ये लोग बात शुरू की थी, तो एक आप बिहार मेरा में एक कांग्रेस सवाल दीजिए कि जो अभी हरिवंश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की रैलियां मिला जाए तो कोई 900 हो जाती हैं, मतलब एक रफ बात कर रहे हैं कि बहुत रैलियां हुई और नीतीश लालू की भी 100-100, 150, 200 रैलियां हुई। आपको नहीं लगता था कि राहुल गांधी को भी 100-200 रैली करनी चाहिए थी? नहीं, उन्होंने किया 12 रैली, मुझे लगता 12 है रैली, कि तो वही नहीं, बताइए ना नहीं, कि हम- 12 रैली बताइए। एक हम रविश सुशील जी- मोदी, रविश आज मैं जी- पढ़ा था सुशील मोदी ने ही 150 से ज्यादा रैलियां की। रविश जी, चुनाव हम महागठबंधन में लड़ रहे हैं, हाँ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। नहीं, हम 12 41 रैली सीटों बताता पे- है कि आप अपने सीटों के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, आप अपने वो स्पेस के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी स्पेस बनाती है हर चुनाव में, आप सीरियस नहीं थे ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, पूरी महागठबंधन, जितना सीरियस हमारा महागठबंधन था इस चुनाव को लड़ने में, भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल पी, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा और पैसा, हाँ जिसकी चर्चा इन्होंने हरिवंश जी ने कहा, हाँ, इन तीनों को हम लोगों ने जनबल से लड़ा। धन के मामले में जो मेरे 18-20 सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब सबके नेता अपना सारा काम छोड़ के बिहार में प्रचार कर रहे थे, तो आपके नेता अपना सारा काम छोड़ के प्रचार नहीं, क्यों आप नहीं कैसे कर रहे थे? कर रहे थे? सोनिया 12 जी ने रैली रैली बता की, रहे। राहुल जी ने रैली की, 12 आजाद रैली साहब बता ने रहे हैं। किया, अभी तमाम हमारे अकेले शाहनवाज जी को खड़गे पता साहब नहीं ने कि कहा। आपका तो कम से कम 100 से तो रैली हमारे होगी। शीर्ष नेतृत्व ने किया। रविश, कितना रैली किया आपने? 121। 121 रैली की उन्होंने। नहीं, आप टोटल अगर कांग्रेस की रैली ले लें, आजाद साहब का ले लें, राज बब्बर साहब का ले लें, मल्लिकार्जुन खड़गे का ले लें, सचिन पायलट का ले लें, तमाम ऐसे नेता हमारे गए थे। आप अगर सिर्फ देखिए, कांग्रेस पार्टी तो नेताओं का नरेंद्र कलेक्टिव मोदी, रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री तो है। नरेंद्र मोदी की अकेले की रैली 26 है। आप नहीं अन्याय नहीं, इनके कर रहे पास नहीं, अब आ रहा हूँ आराम से हैं। इनके सबको। साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, इनके साथ कैसे अन्याय करो? तो इतना देर सवाल इससे पूछा हुआ, शरीफ बच्चा है, अभी आए हैं चंदन, इतना पहली बार आए हैं तो देख रहे होंगे कि किससे में बोलूं नहीं बोलूं, चुप है। हाँ, बात ये है कि लालू जी के कैंडिडेट के लिए नीतीश जी ने कैंपेन किया, हाँ नीतीश जी के कैंडिडेट के लिए लालू जी ने कैंपेन किया। ठीक बात तो है। दोनों के पास 100 का ऑप्शन नहीं था कि अपने 100 हम करेंगे, तुम हमारे 100 करना। हम लोगों ने भी एक दूसरे के लिए कैंपेन किया, निशान अलग अलग था। कल मैंने एक ट्वीट किया था, पता नहीं आप मुझे फॉलो नहीं, हम करते वो हैं कि बंद नहीं कर करते। दिए हैं उसको, ट्विटर और फेसबुक। मैंने कल ट्वीट किया था कि राहुल जी जैसे बड़े नेता, कांग्रेस के नेता, जब नीतीश कुमार जी कांग्रेस की हर सीट पे गए या लालू जी गए, लेकिन राहुल जी को किसी भी पार्टी ने, जेडीयू ने या आरजेडी के कैंडिडेट ने राहुल जी की सभा मांगी ही नहीं। तो अब ये अन्याय कर रहे हैं। वो 40 लड़ी रहे हैं, उसमें 12 लोगों ने मांगा, 12 जगह उन्होंने किया। शाहनवाज जी को और हमारे कितना पार्टी करेंगे? के बारे में पता है। देखिए, अब तो आप चुनाव हो गया ना। आप नहीं, ये मुझे लगता है कि एक बात तो ये है कि हमारे वहां जवाब दीजिए। नहीं, हमारे नेता जेडीयू का प्रचार किए, हमारे नेता ने राजद के कैंडिडेट के नहीं, प्रचार किए। उन्होंने सवाल दूसरा किया। उन्होंने कहा कि लालू जी की पार्टी के और नीतीश जी के पार्टी के उम्मीदवारों ने राहुल गांधी की सभा ही नहीं मांगी, डिमांड ही नहीं किया। जैसे इनके यहाँ के नेताओं ने आडवाणी जी की सभा नहीं मांगी, शत्रुघ्न सिन्हा की सभा नहीं मांगी, मुरली मनोहर जोशी की सभा नहीं मांगी। तो मैं अभी आ रहा हूँ, अभी दिखा भटक, अब कहाँ भटक के जाएंगे? अब तो रिजल्ट आने वाला है। उसमें से 10-12 लोग ही फाइट में थे, तो राहुल जी उसी सीट पे देखिए, गए। हर एक पार्टी का अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हाँ। इनका स्ट्रैटेजी जो है जो वो भी उनके पार्टी स्ट्रेटजी के लिए है, काम ये करेगा। कैसी स्ट्रेटजी कि उसमें आपका नेता नहीं है? नहीं, मतलब बिना नेता- नेता का अगर नेता मैं बीजेपी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, वो ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं, बहुत आप- रैलियां की, लेकिन वो रैली ही ना करते तो फिर मैं कहते कि भाई प्रधानमंत्री गायब हैं, किधर है, क्या बात है, हर एक चरण में मैं ही आकर कहता के वहां पे। हाँ, देखिए, हर एक चरण में हमारे शीर्ष नेतृत्व आए,
तमाम 5 चरण में मिला जुला करके सब निबड़े। उसके अलावा आजाद साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में वो आए, खरगे साहब आए, तमाम युवा नेतृत्व आया हमारा। हम 41 सीटों चुनाव लड़ रहे थे और हमारे नेता भी सब हंस रहे हैं। नहीं आप एक बार बताइए कौन सा, नहीं शाहनवाज जी आप ये बता दीजिए हमारा कौन सा स्टेट इलेक्शंस में स्टेट इलेक्शंस में कौन हमारा केंद्रीय नेतृत्व कभी जाता नहीं उस तरह से जिस तरह से मोदी जी को पंचायत चुनाव में जाएंगे कह रहे वो अलग बात है, वो पंचायत चुनाव में जाएंगे। उसका वैसे वो नगर निगम के चुनाव में प्रचार कर चुके हैं अहमदाबाद में, आपको पता होना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपने दायरा बनाया कि पीएम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए वो दायरा नहीं है। नहीं रवीश जी इसकी एक सोच है, ये चाहते हैं देश एक व्यक्ति से चलेगा। वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए तो सवाल बनता है कि वो देश छोड़ के बिहार में क्या कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपोजिशन में हैं तो आपके लिए तो सवाल बनता है कि आप बिहार छोड़ के बाकी देश में क्या कर रहे हैं। नहीं तो तमाम ये सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि आप सामूहिक नेतृत्व को प्रेजेंट करना चाहते हैं या एक व्यक्ति से देश चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इनका नहीं था। नहीं तो आप कह रहे हैं ना यहाँ अगर शत्रुघ्न सिन्हा, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को छोड़ दिया जाए। अब 900 सभा हमने किया। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया में काफी सभा की। वैसे नरेंद्र भाई की डिमांड थी तभी गए, राहुल जी की डिमांड नहीं थी, नहीं गए। यही एक सीधी बात है, सीधी बात। हाँ, और अगर हमारे पास नरेंद्र मोदी है तो हम तेंदुलकर हैं तो क्यों नहीं उतारेंगे? बस बात सही है। हमारे पार्टी के नेता हैं और वो भी जब नहीं जाते हैं तो नीतीश जी इसके बाद में रिजल्ट आने से पहले आप कह रहे हैं कि जो नतीजा आएगा उन पे असर नहीं पड़ेगा। गजब हाल है। नीतीश जी कहते अरे इंडिया हार जाए और तेंदुलकर की काबिलियत पर असर ना पड़े, ये कहाँ का एनालिसिस? देखिए नवरात्रे में वो रोजा व्रत रखते हैं, तो 9 दिन वो नहीं गए तो लालू जी नीतीश जी कहने लगे हमारी इनकी रैली कैंसिल हो गई, पीएम आ नहीं व्रत जब यूएस में रखते थे तब वहाँ भाषण दिए, और बिहार में चुनाव के समय जब आप शहनवाज जी अमेरिका में तो व्रत रखा तो वहाँ भाषण दिया। बिहार में पोस्ट जब वो नहीं है, जवाब दीजिए ना। मैं दे रहा हूँ जवाब उनसे। ये युवा प्रवक्ता हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कोई बहुत, आप जानते हैं मैं अदब के साथ ही डिबेट करता हूँ। इनका जवाब दीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि जब हमने प्रधानमंत्री जी की सभा वो 9 दिन नहीं की, हम ही लोगों ने उस वक्त नहीं की, तो अब याद सताने लगी कि 16 तारीख की एक काल्पनिक रैली का प्रचार हुआ कि पीएम की रैली कैंसिल हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। तो दिक्कत यह है कि पीएम आए तो दिक्कत, न आए तो दिक्कत। फिर ये भी सवाल, क्या इस देश के प्रधानमंत्री से वो पार्टी के नेता हैं तभी ना प्रधानमंत्री हैं, या मनमोहन सिंह जी की तरह है कि बना दिया आपने? वो जननेता हैं और उनकी डिमांड है, उनकी रैली में आपने कवर किया भी राई। अगर उनके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, ये जो चेहरा लड़े थे हमारे यहाँ, हमने नीतीश कुमार को घोषित किया था मुख्यमंत्री, तो लीड वो चुनाव कर रहे थे। एक पॉइंट ये लोगों ने बनाया कि इनके पास चेहरा नहीं था, तो हम लोग कहाँ बिहार के नहीं, हम लोग बांग्लादेश से आए। तो आपको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित करते हैं। नेता है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, हमने तय किया कि बाद में घोषित करेंगे। हमें नहीं, बहुत सारे लोग बिहार में बीजेपी की भी मानते हैं कि अगर शहनवाज जी को अपना चेहरा बना तो बहुत तो मैं भी मानता हूँ, बहुत लोगों में तो मैं भी एक हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शहनवाज जी में क्या खराबी है? पर वो नहीं कर सके। सुनिए शहनवाज भाई प्रेम कुमार को ठीक है, वो आपकी पार्टी तय करेगी। मत बनाइए, मैं आप पार्टी का प्रवक्ता बन के आया हूँ, मैं अपना प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी ऑन बिहाफ ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी को उम्मीदवार बना दीजिए, उसका पत्ता कट जाता है। ये मैं काम नहीं करता। मैं अपना स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के आया हूँ। हमारी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, एक नहीं अनेक बार कहा कि हम कई जगह उम्मीदवार घोषित नहीं करते, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। लेकिन वो रूमर चल रहा था कि इस एरिया में ये बनेंगे, उस एरिया में ये चलेंगे, हरियाणा में। सब एरिया में कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं, हर आदमी को अलग अलग चेहरा दिखता है, मिलता है तो कमल बनता है। चलिए ठीक है, मतलब एग्जिट पोल में किसी ने, राहुल मैं ब्रेक पे जाऊंगा, आप चूंकि आप इस तरह के सर्वे को सब देख ही रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सबने सब सवाल पूछा है, पर किसी ने गाय को लेकर सवाल नहीं पूछा है। गाय कोई फैक्टर है कि नहीं है? क्योंकि ये पहला चुनाव है मेरी स्मृति में जो गाय पे जनादेश आने वाला है। मेरे ख्याल से ये पहला चुनाव नहीं है जब गाय पे बात। वो तो 61 में भी हो चुका था, जब इसी दिल्ली में नेहरू के खिलाफ पोस्टर लगे थे कि वो गाय काट रहे हैं तलवार लेके, इसी दिल्ली में। 1967 के चुनाव में गाय मुद्दा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में गाय मुद्दा था। अभी जो हम लोग धर्म, जाति, विकास और एस्पिरेशन की बात कर रहे थे, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता हम दिल्ली में धर्म और जाति से घबराते क्यों हैं, जब पूरा देश धर्म और जाति पे आधारित है। धर्म और जाति के आधार पे पूरी सामाजिक संरचना है, तो लोग धर्म और जाति पर वोट करते, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, धर्म और जाति एस्पिरेशन से अलग नहीं है।
अगर कोई जाति के लोग इकट्ठे होकर किसी पार्टी को वोट देते हैं तो ये इसलिए नहीं दे रहे कि मैं इस जाति का हूं और ये मेरी पार्टी की जाति है। पार्टी और जाति के बीच में एक पॉलिसी रिलेशनशिप होता है। अगर दलित खुल के बीएसपी को वोट देते हैं तो उन्हें लगता है कि बीएसपी उनके लिए कुछ नीतियां बनाएगी। तो हम पॉलिसी और जाति के कनेक्शन को भूल जाते हैं और हम ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट कोई अच्छी चीज है और जाति कोई खराब चीज है। आई थिंक इसके मैं देख रहा था कि बिहार में जितने अपर कास्ट हैं वो सब बोल रहे थे कि ये यादव हैं, ये जातिवादी राजनीति करते हैं, वो जाति। आपने कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर हिंदुस्तान में कोई प्रगतिशील कास्ट है जो जातिवादी राजनीति नहीं करता है तो वो बिहार का अपर कास्ट। आपने सही कहा। दरअसल हमने एक लेख भी पिछले साल लिखा था। अगर 2014 के चुनाव को देखें तो अपर कास्ट सबसे ज्यादा पोलराइज्ड था, सबसे ज्यादा मुस्लिम से भी ज्यादा 2014 के चुनाव में अपर कास्ट किसी एक पार्टी के लिए पोलराइज था। तो उसका लेकिन पोलराइजेशन डेवलपमेंट है। ये हमारा मानना है कि हम किसी चीज को डेवलपमेंट के साथ जोड़ देते हैं और किसी चीज को नहीं जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से हर वोटर एस्पिरेशनल होता है। अगर वो जाति के हिसाब से भी वोट कर रहा होता है तो उसकी एक जातिगत एस्पिरेशन होती है। महिलाएं अगर वोट करती हैं तो उनका एक जेंडर का एस्पिरेशन होता है कि हमारे लिए ये सरकार नीतियां बना रही है या नहीं बना रही है। एस्पिरेशन को जाति से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आखिरी चीज, जब हम हर चीज जाति के हिसाब से करते हैं तो राजनीति में जाति है, इससे डरे नहीं। हाँ, डरे नहीं, बल्कि जाति को लेकर समझने की कोशिश करें कि लोग जाति के आधार पर वोट क्यों देते हैं, क्यों देते हैं। दोनों तरफ, जो अपर कास्ट है या मुस्लिम है, पॉलिसी वही कह रहे हैं कि पॉलिसी से जिसकी जितनी दूरी होगी वो उस नेता या उसकी जाति से दूर होता चला जाएगा। चाणक्य का जब सर्वे आया था एग्जिट पोल का तो आपको लगा था, सही बताइएगा, क्या कि 155 सीट आएगा? नहीं, हमें लगा नहीं था कि वो क्या देने वाले, हमें नहीं मालूम था। लेकिन आने के ये बाद चाणक्य की क्रेडिबिलिटी पिछले दिनों में सारे सर्वे से अच्छी रही है। इसलिए जब वो आया, हमारा जो अपना सर्वे है जो हमारे उससे मैच किया, उससे हमारे बहुत वर्कर थे हर विधानसभा में, और उनसे जो हमने मैच किया हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा अपना है। और जिस दिन रिजल्ट है उस दिन भी 9 से 10 में रवीश कुमार के साथ में आप है ना स्टूडियो में। इसलिए इसको चलिए अभी से, इसलिए मैं अभी तो है नहीं कि मैं दावा अभी बधाई दूंगा तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। तभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे। तो अब हमारा सारा ग्राफिक्स रेडी हो चुका है तो वो हम आपके साथ साझा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, अब की बार किसका बिहार, हम सब चर्चा कर रहे हैं। राहुल, एक अभी शाहनवाज जी भी कह रहे थे कि, और जब हम लोग कवर करने गए तो हर कोई कह रहा था कि ये बिहारी मतदाता है, इसको पकड़ पाना बहुत आसान है। जब आप लोग ये सर्वे करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट वोटर है जो काफ़ी छकाता है, काफ़ी परेशान करता है? मतलब मेरे हिसाब से इस हर जगह वोटर समझदार होता है। पर ये भी आप मानिए कि पान की दुकान, चाय की दुकान, कहीं भी खड़े हो, भारत में हर आदमी राजनीति पे बात भी करता है। क्रिकेट और राजनीति एक ऐसी चीज है, मतलब आप कहीं भी हो वो बात जरूर करेगा और वो बताना भी चाहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइलेंट वोटर नहीं होता है, उसी के साथ लाउड वोटर भी होता है। क्योंकि वो रैलियों में जाता है, नारे लगाता है, नेताओं के लिए कैंपेनिंग करता है, तो हर तरह का वोटर होता है। मैं बाकी सर्वेज कैसे होते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, बट जो CSDS सर्वे करता है, हम कोशिश करते हैं कि जब मतदाता ओपिनियन पोल में अपना वोट बताए तो वो गुप्त बताए। तो हम एक डमी बैलेट पेपर यूज करते हैं, डमी बैलेट बॉक्स यूज करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप टिक लगा के फोल्ड करके डाल दीजिए। और वो एक हम यूनिक नंबर से सिर्फ हम ही लोग उसे मैच कर सकते हैं, कोई वहां पटना में बैठ के मैच भी नहीं कर पाएगा। तो हम उसको ये पूरी, और क्या मतदाता उतना सहयोग करता है कि वो निकला है 2 घंटे की लाइन में लग के आया है, फिर वो डालेगा, जाने तो हमको घर जाना है भाई? तो इसीलिए CSDS ने एग्जिट पोल करना भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि एक तो ये सिर्फ लाइन में खड़े होने की वजह से नहीं, एग्जिट पोल में जो मेथड होता है वो बहुत साइंटिफिक नहीं होता है। क्योंकि आप जब एग्जिट पोल पे वहां बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। आप कभी गए हैं? मतलब मैं कभी गया, किसी को करते देखा नहीं हूं। मैं 2009 से लोकनीति के साथ काम कर रहा हूं और मैंने कई बार किया देखा है।
मतलब मैंने खुद नहीं करा है, बट हमने ऑब्जर्व करा है। ठीक है। और तो एग्जिट पोल में क्या होता है कि जो ज्यादा बोलते हैं या जिनको बताने में शर्म नहीं आती है, सिर्फ वही सबसे आगे आके बोलता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पोस्ट पोल करें, घर जाए और वोटर से अकेले में बात करें। शाहनवाज जी, और राज्यों में भी तो रैलियां करते हैं ना, जगह जाते करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं ये बिहार का मतदाता है, बॉस लेफ्ट राइट मत कीजिए इसके साथ, ये आपके साथ लेफ्ट राइट करा देगा। देखिए, एक बार मेरे से हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पूछा कि जैसे मान लीजिए हरियाणा में एक गांव में 25-50 लोग पॉलिटिकल होंगे जो पॉलिटिक्स पर बात करते होंगे, कहीं पर किसी गांव में 60 होंगे, 70 होंगे, बिहार में क्या पैमाना होगा? तो बिहार में 5-10 ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते होंगे, पूरा गांव करता है। तो बिहार 5-10 ऐसे जो पॉलिटिक्स से बात बिहार में अगर आप समझ रहे हैं कि बिहार में पॉलिटिक्स सबको समझ में आता है, जो चाय की दुकान पे खड़ा है, बेचने वाले से पीने वाले तक, और उधर से जाने वाले को, उसको देखने वाले तक, सबको पॉलिटिक्स समझ में आती है। हरिवंश जी, मैं अब आने वाला ग्राफिक सब मैं दिखाना चाहता हूँ। सुनाना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीतिक चेतना क्या है रवीश जी। और दूसरे राज्यों से, मैं बहुत सारे राज्यों में काम करने का अवसर मिला, मैं अलग पाता हूँ बिहार को। मैं रहने वाला हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बॉर्डर है, बलिया साइड, बलिया नहीं, छपरा भी है और आरा भी है, उस गांव में तीनों ही से जयप्रकाश जी का गांव है। हम विद्यार्थी थे गांव में 75 में। लोग अब जानते हैं जाड़े में कौड़ा तापते हैं, मतलब आग जला करके सार्वजनिक रूप से वहां लोग खड़े होते हैं, कहीं घूरा कहते हैं। वहां हमने पहली बार सुना कि कोई अनपढ़ लोगों से सुना, जो कभी अखबार नहीं देखते थे, कभी रेडियो नहीं देखते थे, उनसे सुना कि तुलमोहन राम नाम का एक कोई सांसद है जिसने 1 लाख रुपए पैसे घूस लिए हैं, आज लोकसभा उस पर नहीं चला, और जयप्रकाश जी जो आंदोलन चल रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, देश कहां चला गया, बिल्कुल अनपढ़ लोगों से। गजब। उस दिन मुझे समझ में आया कि बिहार की चेतना क्या, और मैं कई घटनाएं सुना सकता हूँ, ठीक है, मधुलिमय से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस लेकर। अब ये एक स्क्रीन पे एक ग्राफिक्स आ रहा है, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि 2015 के गठबंधन का 2014 के चुनाव पर क्या असर पड़ा। तो अगर 2014 के नतीजे के हिसाब से देखेंगे तो एनडीए के पास 172 सीट है, और लालू और कांग्रेस के पास 46 सीट है, नीतीश कुमार के पास 48 सीट है। अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो 2015 में इसको ले आइए तो वोट के हिसाब से, तो अब एनडीए के पास 92 सीट होती है और 145 सीट है लालू, नीतीश और राहुल गांधी के पास। यहाँ से इस मैच की शुरुआत होती है, दोनों मैदान में उतरते हैं। बीजेपी एनडीए 92 सीट अपने जेब में लेकर उतरती है, और महागठबंधन अपनी जेब में 145 सीट 2014 के लोकसभा के जो वोट परसेंटेज था उसके हिसाब से लेकर ये लोग दोनों मैदान में उतरते हैं। अब अगला ग्राफिक्स हम आपको बताते हैं कि दोनों की क्या चुनौतियां रही हैं। अब महागठबंधन को अगर बहुमत लाना है तो बुरी से बुरी स्थिति में अगर वो 23 सीट भी हार जाए, चूंकि वो महागठबंधन अपनी जेब में 145 सीटें लेकर मैदान में उतरा है, तो 23 सीट हार जाए और 2% उसके खिलाफ हवा जो है उसके खिलाफ हो जाए, तब भी वो बहुमत के लिए एक तरह से 122 तक कायम कर सकता है। अब ये देखना है कि क्या महागठबंधन 23 सीट हारता है या फिर उससे कम हारता है या बिल्कुल नहीं हारता है। तो ये महागठबंधन के लिए देखना है, और उससे देखना है कि जो स्विंग है उसके खिलाफ, वो अपने खिलाफ हवा को किस तरह से रोक पाता है महागठबंधन। अब बीजेपी का देखते हैं कि बीजेपी के पास क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि वो 92 सीट से इस मैदान में उतर रही है बीजेपी यानी एनडीए। ये मगध का हिस्सा है बीजेपी के हिसाब से, मेरे पास आंकड़ा है, बीजेपी के हिसाब से जो है उसको बीजेपी को 92 से 30 सीटें अधिक जीतनी है, और लगभग 3.5% का स्विंग वोट, यानी कि बीजेपी के पक्ष में जब तक 3.5% की हवा ना बहे, बीजेपी बहुमत के करीब या एनडीए बहुमत के करीब पहुंचते हुए नजर नहीं आएगी। तो ये दोनों इस बड़े अंतर के साथ, संभावनाओं के साथ मैदान में उतरते हैं। ये पहला चरण का है जहां ओबीसी ज़्यादा है मतदान के हिसाब से, और 49 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ है। पहले चरण में हम ज़रा सा देखेंगे कि ये बीजेपी का आ गया है कि जैसे 92 सीट से अगर उनको 122 सीट पे पहुंचना है तो 30 लाना पड़ेगा, और लगभग इनका 39% वोट बनता है 2014 के लोकसभा के हिसाब से। तो इनको 42 पर पहुंचने के लिए 3.5% का एक तरह से एक वोटों में बदलाव चाहिए। तो इतनी बड़ी हवा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता अपने पक्ष में
कर पाएंगे। तो ये अभी देखकर डरिए नहीं, क्योंकि अभी और बहुत सारे नतीजे आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। तो ये पहला जो चरण था उसमें मगध का जो इलाका था उसमें ये ओबीसी बहुल इलाका है, ये महागठबंधन का आंकड़ा है। और पहले चरण के मतदान में जहां 49 सीटों के लिए मतदान हुआ था, वहां पे जो अगड़ी जातियां हैं वो अनुपात में कम हैं, मुसलमान जो हैं वो अनुपात में कम हैं, और अनुसूचित जातियां हैं वो औसतन ठीक ठाक हैं। तो एक तरह से जो पहला चरण का जो 12 अक्टूबर का एक तरह से जो मतदान है उसके हिसाब से, तो अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफिक्स है ये बताता है आपका जो सामाजिक समीकरण कहाँ है। तो इस हिसाब से अगर ओबीसी ज़्यादा है, सवर्ण कम है, मुस्लिम कम है और दलित औसत हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसके एडवांटेज में ओबीसी ही है महागठबंधन के खाते में। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या आता है। यहाँ पर 45% वोट इनको है, और 2014 के हिसाब से इन्हें 33 सीटें 49 में से आनी चाहिए। बीजेपी को 37% यहाँ पर वोट मिल रहा है और 15 सीटें आनी चाहिए। ये है, हाँ, ये वो इलाका है जो महागठबंधन के मजबूत इलाके में माने जाते हैं। बोलिए सर। रमेश जी, आपकी 15, पर हाँ, हमें एक एतराज। हाँ, आपने नीतीश कुमार जी की जेडीयू और लालू जी की आरजेडी और कांग्रेस के वोट को जोड़ा है। हाँ, नीतीश कुमार की ताकत में लोकसभा के चुनाव में जब भी हम उनके सामने लड़े तो एक बड़ा चंक था जो मजबूत था महादलित का। जितना आया था उसी के हिसाब से बना है। उसी का। लेकिन वो जेडीयू में जीतन राम मांझी थे, इस बार वो जेडीयू में वो नहीं वो है। जीतन राम मांझी नहीं है। तो जीतन राम मांझी का महादलित वोट अगर हमसे जोड़ देंगे तो सामने बाजी सामने दिखती है। और हवा तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी की जो हवा है वो तो है ही। सिर्फ इस ग्राफिक में आप माइनस जीतन राम मांझी कीजिए, ठीक है। महादलित आपको वोट लगता है में कि 3.5% ज्यादा हवा आप अपनी तरफ बहा ले जाएंगे? जीतन राम मांझी अकेले उस 3.5% से आगे निकले हैं, और नरेंद्र भाई की हवा तो है ही। 3.5% की हवा बहा ले जाएंगे? जी हरिवंश जी, बिल्कुल नहीं। और आप क्यों नहीं लगता है बीजेपी ने इतनी मेहनत की, क्यों नहीं बहा सकती हवा? 3.5%। मैं मांझी फैक्टर पे मैं ये बता रहा हूं कि दलितों के बीच आप गए होंगे, हाँ। किसने काम किया है उनके लिए वो उन्हें पता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या क्या प्रयास और काम किए हैं। गया में मांझी समुदाय के तो लोग कह रहे थे कि काम उन्होंने किया है, लेकिन जीतन राम मांझी को हटाया है तो हम वोट नीतीश कुमार को नहीं देंगे, ऐसा लोग कह रहे थे वहां पर आरंभिक सूचनाएं जो दोनों जगहों से हम सबको है, हाँ, वो है कि इमामगंज और जहां से ये खड़े थे मखदूमपुर, दोनों जगहों से वो मांझी जी हार रहे हैं। अगर उनकी ये स्थिति की सूचना है जो आप आगे देंगे, दूसरे दिन बाद फिर हम लोग बैठेंगे उस दिन रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपने इलाके में उनके लोगों ने इस तरह से वोट उनको नहीं दिया तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति हुई होगी। निर्जा जी, आपको लगता है कि मांझी समुदाय के जो लोग हैं वो पूरा महादलित के साथ निकल गए और बीजेपी की तरफ चले गए पूरा का पूरा? मुझे लगता है कि मुसहर जो जात है 3.5% माना जाता है मांझी, वो मोटा हालांकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड था, लोग उनसे नाराज भी थे जीतन मांझी से, लेकिन बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बाहर अधिकतर उनके साथ थे, एनडीए के साथ थे। उनको यही लगा, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी उनके लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर इनकी स्थिति देखी जाए रवीश जी, मैंने तो एक स्टडी किया था इस पे 1980 में, जबकि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी यूपी का जेपी का जो यूथ ग्रुप था, उन्होंने इनके बीच गया में काम किया था, बहुत काम किया, उसका रिजल्ट भी है और मैंने देखा था गांव गांव जाके इस स्थिति में परिवर्तन जीरो है, बिल्कुल आज भी वही दिखता वहां से है। वो काफी आ गए, लेकिन 33 सीट एक जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जो आई है ना, कि हमारे नेता को इस तरह से नहीं करना और चाहिए बीजेपी को 15 सीट और उसको 33 सीट। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन बाकी महादलित जो है, पासी, रविदास, वो महागठबंधन के साथ जाता हुआ दिखा था आपको, ठीक है, रिजल्ट में भी दिखेगा, देखते हैं, छोटे से एक ब्रेक ले लेते हैं।
हम लौट आए हैं अब की बार किसका बिहार। अब हमारे आंकड़े अब आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। जो पहला फेज है, पहले चरण का अगर आप देखेंगे तो 49 सीटें हैं। ये मगध का इलाका माना जाता है। यहाँ पर जो महागठबंधन के पक्ष में जो पॉजिटिव है कि 10% बुजुर्ग वोटर इनके साथ जुड़े हैं पहले से। ओबीसी में महागठबंधन ने सिर्फ 15% की बढ़त बनाई है और महिलाओं में 1% अतिरिक्त बढ़त बनाई है 2014 के मुकाबले। लेकिन बीजेपी देखिए कि सवर्णों में 68% की बढ़त बना रही है बीजेपी 2014 के मुकाबले में। दलितों में 28% की बढ़त बना रही है। पुरुषों में 1% अतिरिक्त बढ़त बना रही है। अब जो वोट प्रतिशत होगा इसका, ये वोट प्रतिशत में किस तरह से बदलता है ये आप देखिए कि एग्जिट पोल से जो हमारा अनुमान है पहले चरण का 45% वोट था इस इलाके में महागठबंधन के पास। शाहनवाज जी सही कह रहे हैं कि इसमें महादलित वोट, खासकर मांझी वोट को निकालना चाहिए था। लेकिन जो 2015 में महागठबंधन एग्जिट पोल के हिसाब से वोट प्रतिशत हासिल कर रहा है उसमें 2% की कमी आई है। लगता है कि शाहनवाज हुसैन की इच्छा पूरी हो गई है, वो अपने आप निकल गया है इसमें। बीजेपी और इसके निकलने से 37% इस इलाके में बीजेपी के पास वोट प्रतिशत है। जो 2% वहां से निकला वो बीजेपी में जुड़ गया है, तो 39%, यानी बीजेपी ने यहां पर 2% की बढ़त बनाई है। ध्यान रखिएगा कि पूरे बिहार में बीजेपी को 3.5% की बढ़त बनानी है। पहले चरण में बीजेपी ने 2% की बढ़त बनाई है और महागठबंधन को 2% का नुकसान हुआ है। अब सीटों में देख लेते हैं कि सीटों में इसका किस तरह से जाके असर बदलता है। कि महागठबंधन को अगर 2014 के हिसाब से देखिएगा तो 33 सीटें हैं, यहां पर 28 सीटें हैं, यानी 5 सीटों की कमी यहां पर नजर आती है। और बीजेपी का अगर देखें तो ये बीजेपी यहां पर उतनी ही 5 सीटें गेन करती है, 15 से 20। तो पहले चरण के वोट में ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन आगे है, आगे तो है लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं है। बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। 20 और 28 का एक तरह से फासला है। ये पहले चरण का जो 49 सीटों के लिए हुआ था 12 अक्टूबर को जो मतदान हुआ था। हरिवंश जी, 2% का नुकसान साफ साफ आपको मांझी वोट का असर दिख रहा है। वो पूरा इलाका जो है वो महागठबंधन का सामाजिक समीकरण उसके अनुरूप है। और यह जो आप फिगर बता रहे हैं कि 2% का नुकसान है, ये हम देखना चाहेंगे कि वोट में सचमुच उस दिन क्या तब्दील हुआ है क्या। हम सबका मानना है कि यह वर्ग हमारे साथ है, महागठबंधन के साथ है और यह सामाजिक समीकरण पहले से रहा है। एक मांझी के हटने से, चूंकि मांझी जिस उस महादलित में भी जिस एक खास उससे आते हैं, उसके अलावा भी और लोग हैं जो समर्थन देंगे। तो हम मानते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको 2% का नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ है। अगर 2% का स्विंग किसी के खिलाफ चला जाए तो सीट तो अभी भले ही 5 का नुकसान है, लेकिन नतीजे में आते आते अगर वो स्विंग मेंटेन रहा तो आप बहुत नीचे तक जा सकते हैं। मैं तो फंडामेंटल सवाल उठा रहा हूं कि 2% का ये स्विंग हुआ है, ये हम मानते नहीं। अभी आप मानते नहीं? मानते नहीं। हाँ। एक चीज और है कि ये जो फिगर है फर्स्ट फेज का, फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था वो महागठबंधन काफी क्रिटिकल मान रही थी। बीजेपी के लिए भी वो डिफिकल्ट एरिया था। उसके बाद ही ये परसेप्शन बना था कि ये एरिया महागठबंधन स्वीप कर गई और बीजेपी के लिए इलेक्शन जो है वो क्लोज हो गया। मतलब ये परसेप्शन बना था। तो इसलिए फर्स्ट फेज का अगर फिगर 28 और 20 का है, अगर ये सही में उसमें तब्दील होता है तो इसका मतलब ये इलेक्शन बाद तक ओपन रहा है। मतलब एक जो परसेप्शन वो बंद नहीं हुआ था कि हाँ बीजेपी वो उनकी एक तरह से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन से लगता नहीं है कि किसी के पक्ष में लहर है। मतलब रणनीतियों का ज्यादा इस पे असर दिखता है। चिराग पासवान है हमारे साथ। चिराग, पहले चरण में अगर देखा जाए उस इलाके के हिसाब से पहला और दूसरा दोनों चरण को अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी प्लस लालू यादव या राहुल गांधी प्लस नीतीश कुमार ने रैली नहीं की, आप लोगों ने भी, मुझे ध्यान नहीं, अगर किया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कि रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी ने भी एक साथ वोट नहीं किया। क्या आप अंदाज़ा दे सकते हैं कि ज़मीन पर पासवान और मांझी वोट ने हर जगह एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर कराया है, अपनी सीटों के लिए और बीजेपी के पक्ष में भी?
नहीं बिल्कुल, और मांझी जी का भी वोट ट्रांसफर हुआ है, हमारा भी वोट ट्रांसफर हुआ। जहां तक आपने रवि जी बात कही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने और मांझी जी ने साथ में सभाएं नहीं की, इन्होंने कई सभाएं साथ में की हैं, दोनों की एक साथ। प्रदेश में कई ऐसी विधानसभाएं हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की विधानसभा है अलौली, उसमें इन लोगों ने साथ में सभाएं की हैं। ऐसी बहुत और विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मांझी जी की साथ में सभाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी के हर मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक साथ थे। तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश भी गया, हमारे गठबंधन की एकजुटता भी दिखी, और मुझे लगता है इसका बहुत एक पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये 28 महागठबंधन को जो पहले चरण में दिख रहा है और 20 बीजेपी को, इस नतीजे से आप संतुष्ट हैं कि आपके और मांझी जी के मिलने के बावजूद भी इतना ही होना चाहिए या इससे और ज्यादा होना चाहिए था? रवि जी, ईमानदारी से बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और वहीं कोई दूसरे चरण का या तीसरे चरण का परिणाम ऐसा आ गया जो हमें बढ़त दे रहा, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ ये सही है, तो ये गलत होगा। ईमानदारी की बात है कि देखिए, मैंने ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल के सहारे मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने चुनाव अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी मेहनत से मैंने चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे गठबंधन की मेहनत और हमारा बुद्धि विवेक ये कहता है कि हम लोग का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने जा रहा है। हम लोग की जो सोच थी, जिस टारगेट के साथ हम लोगों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, मुझे लगता है हम लोग अपना वो टारगेट अचीव करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। एक दिन की बात और है, पर मुझे लगता है कि हम लोग पूरे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, एक संक्षिप्त कमेंट, मुझे ब्रेक लेना है सर, आप सहयोग करते हैं? नहीं, ये जो बेल्ट है ना फर्स्ट फेज का, आपने जितना निकाला उतना ही जुटा, अतिरिक्त नहीं जुटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ना, मैं साइकोलॉजी कितना समझता हूँ, देखिए मेरी बात सही है। उस हिसाब से हम भी कम समझते हैं, लेकिन थोड़ा आज एक्टिंग करना पड़ता है कि इससे ज्यादा समझ रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि वो भागलपुर का, बांका का, मुंगेर का वो बेल्ट है। और हरिवंश जी ने सही कहा कि इनके सामाजिक समीकरण का, जो लालू यादव जी का वोट बैंक था, माई वोट बैंक, और नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक कहा जाता है, मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है, उन दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, इस पर एक डिबेट थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बारे में प्रचार बहुत हो गया कि फर्स्ट फेज खराब हो गया। ऐसा नहीं, जो कि दिख नहीं रहा है, जो दिख भी नहीं रहा, क्योंकि आपके एग्जिट पोल में भी नहीं दिख रहा है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि फर्स्ट फेज इतना खराब नहीं है जितना प्रचार हो रहा है, फर्स्ट फेज बहुत अच्छा है। और एक चीज इन्होंने हमारी मदद कर दी, इतना हल्ला किया फर्स्ट फेज खराब है, खराब है, खराब है, 3-4 में आप जुट गए। हमने पूरी ताकत और झोंक दी कि इनके सारे फेज जो अच्छे होने वाले भी थे इनके, वो खराब, उसमें भी हमने खराब कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, वो तैयार पार्टी है, तो तैयार पार्टी है तो उसका तो फायदा लेंगे ना। 4 सभा के बाद हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के रात में भी घूमने लगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फायदा हुआ। वो तैयार पार्टी है तो उसका फायदा तो मिल रहा है। बीजेपी को फायदा मिल रहा है पहले चरण में 5 सीटों का, उस हिसाब से देखें तो गठबंधन को फायदा नहीं मिल रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद चलिए दूसरे चरण को देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने क्या अपने लिए बढ़त बनाई है और महागठबंधन ने क्या बढ़त बनाई है। ये एग्जिट पोल है, इसके सही होने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता लेकिन 32 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। महागठबंधन को 2014 के हिसाब से यहाँ 44% वोट है और बीजेपी को 41%, 3% की बढ़त है। तो इस हिसाब से देखिए कि क्या सीट ज़्यादा आ रहा है, मतलब सीटों की संख्या महागठबंधन के पास है क्या, 21 और 11, 10 सीटों का अंतर है। अब देखते हैं, पलट के दूसरा ग्राफिक्स पन्ने पर जाते हैं कि हुआ क्या 2015 में जब मतदान के लिए जब जनता गई है वहां पे, तो क्या हुआ। वो 2014 के हिसाब से वोट कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो 9 सीटें जो है वो एक तरह से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 21 से वो 12 पर आ जाती है ये महागठबंधन के पास, और एक तरह से देखेंगे दोनों बराबर आ जाते हैं। नीचे का जो अगर आप टैली देखेंगे कि बीजेपी मतलब एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों अब लगभग बराबर के करीब पहले और दूसरे चरण में पहुंचने लगते हैं। तो ये इनका आंकड़ा है कि 40 और 39, ये जो कहा जा रहा था कि पहले 2 फेज में, अभी शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पिछड़ गई है, तो उसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा मेहनत कर दी है। लेकिन लगता है कि इनका मेहनत कुछ
जो पहले का था वो भी जुड़ गया है बाद वाले मेहनत में, तो लगभग दोनों बराबर हो गए हैं। संजय, तो बीजेपी भी धोखा खाई है, लेकिन बीजेपी ने पहले लगा था कि मान लिया था बीजेपी ने भी कि 2 फेज में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। देखिए वो जो जनता दल, मैं एक चीज के लिए बधाई दूंगा इनके स्ट्रैटेजिस्ट को, हरिवंशी के, उन्होंने कम्युनिकेशन संवाद जो फर्स्ट 2 फेजेस के बाद किया था, और ये वर्ड टू माउथ एक जो चला, कुछ खबरें भी चली और उसके बाद वर्ड टू माउथ इतना स्प्रेड हुआ कि खबरों का मैं कहना चाहता हूं कि वाकई एक एनालिसिस होना चाहिए कि अखबारों में किसकी खबरें ज्यादा छप रही थी, तो वो धारणा पे नहीं, वो इंच बाय इंच नाप के देखना चाहिए कि किसकी छप रही थी, किसकी नहीं छप रही। जो ये धारणा बनी कि बीजेपी इन चुनावों से बिल्कुल बाहर हो गई है, और उसी बीच में चला कि मोदी भाग गए, पोस्टर बैनर फट गए, ये चीजें जब हुई, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अमित शाह ने फिर एक रिव्यू मीटिंग करी थी दूसरे चरण के बाद, और उन्होंने काफी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज कन्वे करना होता है अपने नेताओं को, वो उन्होंने किया। और उसके बाद जो शहनवाज जी उसको वो कहे, कभी ब्रेक में भी कह रहे थे कि कई लोग हवाई जहाज से निकल करके वो जमीन पे उतरे, पैदल यात्राएं दी गई, और वो मतलब ठीक है वो हेलीकॉप्टर उड़ते थे लेकिन उनको पिक करते थे जहां पे वो बैठे हुए हैं, जिस जिले में। अगर अमित शाह का कहना था कि अगर वो जिले जिले जाकर के रह सकते हैं तो बड़े नेता क्यों नहीं रह सकते बाकी लोग। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, थर्ड फेज जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड और फोर्थ फेज जो और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो पता नहीं किस तरह से चंदन आप वो दिखाएं। बराबर है दोनों। नहीं, मुझे अब यहाँ लगता से है तो बाजी कहीं भी किसी के पक्ष में छूट सकती है। नहीं रवीश जी, एक चीज मुझे लगता है कि 2014 में वोटर बोलता था, मान लीजिए जो लिखते थे, जो परसेप्शन एक था कि ये देश का चुनाव है तो हम मोदी को देंगे, लेकिन बिहार का जब चुनाव होगा तो हम नीतीश को देंगे। कहीं ना कहीं तब उसको नहीं पता था कि नीतीश और लालू मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन जब अब भी आपने सर्वे किया है या तमाम लोग, तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किसी ने नहीं देखा। लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन बहुत वोटों का नुकसान है। आपको देखिए कि 2% का नुकसान है। कैप्चर नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं एक तरफ कि नीतीश कुमार के खिलाफ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, लोग उनके कामों की तारीफ कर रहे थे सभी वर्ग में। उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते क्यों राहुल? बहुत ज्यादा नीचे तो एनडीए को, महागठबंधन को नुकसान तो नहीं, लेकिन नुकसान हो रहा है। नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है, पर मतलब चाहे जो लोगों ने लिखा उसके बजाय, मैं अभी तक थर्ड फेज आपका नहीं आया है। पुराने सारे डेटा को देखा जाए, थर्ड फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल था। फोर्थ में बीजेपी को लीड रहेगी और फिफ्थ में महागठबंधन को लीड रहेगी। पर ये आपको लगा था कि पहले 2 फेज में बीजेपी पीछे रह गई है? बीजेपी पीछे रह जाएगी क्योंकि उनका वीक इलाका था, पहला वाला जो था वो उनका वीक इलाका था। और जो दूसरा इलाका है भोजपुर के इलाके में बीजेपी हमेशा अच्छा करती आई है, तो वो इतना वीक नहीं है। क्योंकि आप अगर 2014 का भी वोट देखें, एनडीए के पास 40% वोट था। आप आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब मिला के, मतलब कम से शुरू नहीं कर रहे, उसके पास भी एक स्ट्रांग बेस भोजपुर हमेशा से जरा सा मेहनत से तो 2% कोई हासिल कर सकता है। पर शहनवाज देखिए, दिल्ली में कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उनके मन में टॉलरेंस एकदम नहीं है कि मोदी पीएम। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मन में बहुत ज्यादा टॉलरेंस हो गया। नहीं, ये मत कहिए, सुन लीजिए, ये मत कहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ कि एक न्यायिक आयोग बैठा के उसका बाकायदा जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, वो आपके समय में यही होता था। आपके समय में भी यही 10 जनपद वाला राज लगता था। हम लोग मैसेंजर को दिल्ली से पॉइंट कुछ लोगों ने प्रचार किया दिल्ली से जहां पर आपकी मीडिया के लोग कहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत चलती है मीडिया में। हाँ, ठीक है, पार्टियां होने लगे कि बीजेपी फर्स्ट और अच्छा सेकंड पार्टी होने लगी, ठीक है। तो थैंक यू उनको। हम पहले भी जानते थे कि हम नहीं हार रहे हैं। पर एक बात बताइए, ये डेटा है और मेहनत किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी मैं गया में वहां के रिपोर्टर से बात कर रहा था, उनका दिल्ली से कोई लिंक नहीं है और मेरे चैनल से भी लिंक नहीं, अलग अलग। तो उनका यही कहना था कि गया में 6 या 7 महागठबंधन के पास रहेगा। देखिए रवि जी, अब तो कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ उसमें जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, ये जो हवा का आकलन करते हैं, सिर्फ उनका बीजेपी और मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। हम अभी आपके एग्जिट को ऐसे देख रहे हैं जैसे नहीं, आप उसमें सख्त सवाल कर सकते हैं, लेकिन फिर हम देख रहे हैं अभी हमारे अंदर भी है क्या आ रहा है आपके स्क्रीन पर, एक्साइटमेंट वैसा ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड फेज में ना अमित शाह जी को, ना हमारे प्रभारी अनंत कुमार या धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव को, किसी को या हम लोगों को, स्टेट के लीडर को कोई भरम नहीं था। लेकिन हवा में, निर्जा जी इससे सहमत होंगी, हवा ऐसी बनी कि जैसे फर्स्ट सेकंड में तो बीजेपी हार रही है। तो आपका जो आज एग्जिट आया है, जो लोग ऐसा प्रचार किया, हम लोगों का दिल जला है। दिल जला था ना, उनका दिल जला था कि जो हमने दुष्प्रचार किया
वो क्यों हरिवंश जी, आप लोग प्रचार ही कराते रह गए और ये इन्होंने दूसरा प्रचार शुरू कर दिया। हाँ? रवि जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर ये फिगर आएगा सचमुच, हाँ। तो हमारे लिए हम चिंता करेंगे उस पर, ये वाजिब चीज है। आपको डर लगा देख? नहीं, पर पूरा में एग्जिट, ये डरने वाली नहीं है। नहीं, एग्जिट पोल के बारे में ही जो आपने कहा कि यह परिणाम नहीं बता रहा, इसका मैं वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेता। दुनिया का हर एग्जिट पोल कहता है, तो उसी- हम भी कह रहे हैं तो इसमें। उसी रूप में हम अभी आश्वस्त हैं जिस तरह से वोटिंग वहां हुई नहीं है, हरवंश जी, देखिए जो एक इलाके अब देखिए हैं। चुनाव हो चुका है ना, तो ठीक है, एक ईमानदार विश्लेषण होना चाहिए। हाँ, ठीक है। इसमें कौन सा अस्वाभाविक आंकड़ा है? अगर जीतन राम मांझी के निकलने से अगर आपको उस बेल्ट में 2% मत का नुकसान हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा है? ये तो कागज पर ही इतना घटाया जा सकता है, इसमें कोई तो बड़ी बात नहीं है। मैं कैसे इसको देखता हूं, मुझे अपनी बात कहने दें आप, कि देखिए जो सामाजिक समीकरण अभी के बिहार के चुनाव में बना, वो क्या है, कैसे है, उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। उसने 91 में जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो 54 में से 53 सीटें जीती, 53 सीटें। अब उसमें अगर कोई एक सेक्शन 2014-2015 में मैच नहीं कर रहा, मैं 91 का डेटा लेके क्या करूंगा? 1995 वो सारी पीढ़ियां बदल गई हैं, मतलब वो तो बिहार में भी नहीं है। सामाजिक समीकरण का आज भी एक निर्णायक रोल है चुनाव में, और आप देखेंगे कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग क्या करती मैं थी? उसमें आपसे आपत्ति नहीं कर रहा हूं, पर जो आप सामाजिक समीकरण कह रहे हैं, उनके पक्ष में भी तो सामाजिक समीकरण है। कि अगर आप वो कहां बिना सामाजिक समीकरण है, है? तो आप कह रहे हैं कि अगड़े पिछड़े उनके की पास तो लड़ाई- गाय नहीं, समीकरण भी है, इस पे आपने- नहीं बोल रहे। नहीं, अगड़े पिछड़े की लड़ाई किसने कही? वो सबसे- इनके नेता लालू जी ने कही। नहीं, मैं इसमें उन्होंने सीधे अगड़े को बाहर कर दिया। हाँ। ये कह के नहीं कहना चाहिए, शायद लालू जी ने कहा था, कह पता दिया। दूसरा, आपके पास अगर लालू जी मिल गए आपको, तो हमें भी मांझी जी मिल गए। पासवान जी, कुशवाहा जी हमारे साथ थे, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि महादलित वोट पर जिस पर जेडीयू के लोग इतराते थे, आपने ले लिया, फोड़ लिया, हमने वही तो आपसे छीन लिया। तोड़ फोड़ गया। मैं एक चीज सबमिट करना एक से चाहूंगा, एक से, एक एक से, मैं आ रहा हूं, चंदन दूंगा समय। देखिए, हम लोगों पर तो जातिवादी होने का आरोप शुरू से लग रहा है उसमें, लेकिन मांझी जी वहां जाके राष्ट्रवादी हो गए, इसमें क्या प्रॉब्लम पहली है? बार आप नहीं रख पाए तो उनकी क्या गलती है? पहली बार प्रधानमंत्री की जाति उनके अध्यक्ष ने महाराष्ट्र से बताई, चुनाव शुरू होने के पहले, लालू जी के कहने के पहले, और खुद प्रधानमंत्री जी भी जब सुशील मोदी जी ने भी बताई कोई दूसरी बताई, जाति। तो ये कहना, आप लोग भी तो अपनी जाति बता रहे थे, नहीं तो बता रहे? मान है कि सामाजिक समीकरण की स्थिति यथार्थ है भारतीय राजनीति। देखिए, आपने कहा ना कि धर्म और जाति, गरीब घर में पैदा धर्म और हुआ जाति, नहीं, उसका मैं सम्मान करता हूँ, नहीं, उसका सम्मान करता हूँ सहनवाज जी, पर ये बताया गया ना, ये इम्पोर्टेंट बताया चीज हुई है, जो असली कहानी सामने आ रही है। अगर ये ये सारे दो फेज का ट्रेंड- बताइए, 40 और 39 दोनों तो बराबर है। इस जब 2 फेज में ये हाल है, तो आगे जब आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मंडल की कहानी आगे जा रही है। मंडल की कहानी यहाँ 2014 रिपीट होता दिख रहा है। नहीं, एक तो मंडलाइजेशन ऑफ बीजेपी हो गया है। हाँ, 2014 में भी हुआ, एक सारे वहाँ ओबीसी पर लीडर आए इस टॉप बार पे। भी कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, प्रधानमंत्री इस बार ईबीसी पर है। बीजेपी के Thanks to- ज्यादातर कैंडिडेट फॉरवर्ड कास्ट के हैं, ये भी ध्यान में ये रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, जितने उन्होंने यादव को टिकट दे दिए, 22 के करीब। उतना 22, उतना लेकिन अगर सवर्णों EBC को ज्यादा टिकट सवर्ण- दिया बीजेपी अपर ने कास्ट को काफी। ज्यादा दिया। लेकिन उसके बावजूद जो कहानी, एक तो महादलित की बात हो रही है, महादलित टूटा है, ये तो हमने दिख रहा देखा है, हाँ, दिख भी रहा था। पासवान ठीक है गए, और मांझी भी उधर गए, लेकिन कई जातियां महादलित में इधर भी आई। पर ये जो कहा जा रहा था कि पासवान और मांझी एक साथ नहीं है, नतीजे से ऐसा नहीं लगता। जो देखिए, एग्जिट पोल का है। पासवान की जो बार बार लोग कह रहे थे, और पता नहीं आपका क्या आएगा, कि उन्होंने टिकट बहुत खराब दिए, और असली जो लेके जाएगा एनडीए की टैली को नीचे, वो पासवान होंगे, क्योंकि खराब टिकट दिए, उनका रिएक्शन है। लेकिन मैं जो बात करने वाली थी, वो अति पिछड़ा, हम शुरू से कहते थे ये चुनाव अति पिछड़ा डिसाइड करेगा। अब क्या अगर इस तरह से स्विंग हो रहा है 3%, 2% हर फेज में, तो क्या अति पिछड़ा ज्यादा एनडीए की तरफ गया है? 53% 14 में भी गया जो था। जमीन पर हम लोग सुन रहे थे उसके हिसाब से तो सचमुच कई लोग कह रहे थे, जैसे गया का ही उदाहरण दिया हमने, उनका कोई दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, स्थानीय लोग ही थे, वो सब कह रहे थे कि यहाँ 7 सीटें महागठबंधन के पास, 6 आ रही हैं, 7वां फंसा हुआ है। मतलब उस इलाके में जहानाबाद में एक भी सीट बीजेपी को नहीं आएगी, मतलब लोग वहां के को कह रहे थे, जो चर्चा में कह रहे थे। नहीं, वो तो वो सही कह रहे हैं पर वो आप। गलत साबित हुआ। हाँ, फिर वो नहीं देख पा रहे थे कि बीजेपी की तरफ किस तरह से गोलबंदी हो रही थी। एक सेकंड चंदन। हाँ, जो नीरजा जी कह रही थी अति पिछड़ा, हाँ, आपके एग्जिट पोल से हमें ये लग रहा है कि हाँ,
नीतीश कुमार के काम का या अति पिछड़ा में उनका फील गुड का जो लोग एक्सप्रेस भी कर रहे थे, हाँ। और वो वोट में ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिख रहा। प्लस नहीं दिख रहा है। महादलित में मान वो लिया उनकी थोड़ी तैयारी देर और के लिए- चुनाव लड़ने की जो शैली है, मुस्तैदी है, मुझे उसको लग आप रहा है 8 डिस्काउंट तारीख मत को कीजिए। दूसरा आएगा, लेकिन मैं आपके एग्जिट पोल पे सवाल नहीं खड़ा नहीं, कर रहा। उसके बाद भी लेकिन नहीं, मैं और अगर एक चीज़ बीजेपी और के है। खिलाफ भी अगर रिजल्ट आए तब भी उसमें तो उनको नंबर कम नहीं दे, मैं नहीं दे सकता कम से कम, कि वो जिस तैयारी से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा चीज दलित में भी मान लिया पासवान और माझी, लेकिन दूसरी जो जाति है पासी और रविदास, पर वो तो उन्होंने मेकअप नहीं हमें कर रहा है, कह वो तो रही- मेकअप नहीं कर रहा है ना आपको। नहीं, उसमें भी जो ये कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, आप अगर समीकरण को ही जोड़ लेंगे परसेंटेज वाइज, थर्ड फेज में तो हार्ट फेल होने वाला है। में बताइए नहीं क्या हुआ? परसेंटेज वाइज आप जोड़ेंगे तो मिलकर के हमारा ज्यादा आना चाहिए। जो सोशल कोलिशन बीजेपी ने फोर्ज किया, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और पासवान, ब्रॉडली महादलित वोट बीजेपी के पास आ रहा है, मतलब 70% आपको बीजेपी का सोशल कोलिशन अब उतनी उसमें- मजबूती से जमीन पर दिखा जितनी मजबूती से महागठबंधन का मैं बताया बता जा रहा रहा है। हूँ महागठबंधन का बहुत स्ट्रांगली है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए एसेट साबित नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं अच्छा। हुए, जो मुझे ग्राउंड पे दिखा। पहला जो परसेप्शन बना कि बीजेपी हार रही है ये चुनाव, वो इसलिए बना कि कोयरी वोट में कुशवाहा, स्प्लिट, मतलब लगभग वर्टिकल, मतलब आधे आधे इधर है आधे उधर है। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, उसमें महादलित में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो उनके साथ, जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो वर्ग यादव अग्रेशन से डरा हुआ था। वो उनके अग्रेशन से वो डरा हुआ था, क्योंकि वो भुगत चुका है। वैसे ही बहुत सारे बैकवर्ड जातियों में था जो अपर कास्ट के अग्रेशन से डरा हुआ है। वो डोमिनेंट कास्ट जहाँ पे भी जो कास्ट उसमें रवीश, मुझे एक जो गांव वाले ने फर्क बताया, अगर वो सही कह रहा है, उसने कहा कि फर्क ये था कि पहले ये लोग करते थे तो थोड़ा डांटते थे, कभी मार भी देते थे, लेकिन साथ में 10 रुपए पकड़ा देते। अरे नहीं सर, इतना मैं सोशल साइंस का आदमी हूं, मैं नहीं मान सकता। ये आज की पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे पिछड़ी और दलित जातियों का सामाजिक शोषण हुआ है और आज भी होता है। ये बिहार में कोई जीते, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता सर। अब एक दूसरे चरण का तीसरा दौर, अब आपकी इच्छा पूरी हो रही है कि ये 28 अक्टूबर को यहाँ मतदान हुआ था 50 सीटों के लिए, और लगभग आप देखेंगे कि यहाँ ओबीसी ज्यादा है और सवर्ण औसतन है यहाँ पर ठीक ठाक, मुसलमान अभी भी यहाँ पर कम है, दलित औसतन ठीक ठाक है। तो ओबीसी, सवर्ण और ये इन तीनों पर आपको नजर आइए, अगर देखिएगा तो 42% वोट है यहाँ पर 2014 के हिसाब से। मगर यहाँ भी मुसहर जातियाँ जो हैं वो निकली हैं, जो महादलित जातियाँ हैं मांझी के नेतृत्व वाली। बीजेपी को भी 42 है, ये दोनों बराबर हैं लगभग, लेकिन बराबर होने के बावजूद बीजेपी को 22 सीट है और महागठबंधन को 28 सीट है। तो अब देखते हैं कि इसमें प्लस पॉइंट क्या जुड़ा है महागठबंधन के पक्ष में। और 10% ओबीसी ने सकारात्मक वोटिंग किया है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में 45% सकारात्मक सवर्ण किया है, युवा वोटर 4% किया है। अब मेरा यहाँ पर डाउट है कि कहीं भी जहाँ मैंने पता किया है कि सवर्णों के बूथ पर सवर्णों ने मतदान नहीं किया है, उनका मतदान प्रतिशत बहुत कम है, और उस तुलना में यादव, कुर्मी और मुस्लिम बूथ जो हैं, जो प्रभुत्व वाले, जो आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम डोमिनेंट है जिसकी पहचान होती है, या ब्राह्मण डोमिनेंट है, तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर सवर्ण 45% गए हैं। तो अब अंदाज़ा नहीं है कि जो 15% सवर्ण बताए जाते हैं, जिनका वोट प्रतिशत ही 40 से 45, ये मेरी अपनी जानकारी है, मैं उससे मैच कर रहा हूँ, उसका 45% अगर अतिरिक्त गया है तो वो क्या है, तो मैं ये नहीं ठीक बता सकता। लेकिन रिजल्ट देखते हैं कि तीसरे फेज में यहाँ पर महागठबंधन के लिए क्या है और बीजेपी के लिए क्या है। तो नीचे अभी तक दोनों, 2 चरणों में दोनों बराबर हैं। यहाँ आप देखिएगा कि तीसरे दौर में गजब का मुकाबला है। अब बीजेपी यहाँ पर आगे नजर जाती है, 1% का नुकसान हो जाता है। तो ये लग रहा है कि चुनावी तैयारियां, रणनीति, टिकट बांटने का जो नुकसान है वो महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी ने, जैसा शहनवाज जी ने कहा, कि अपनी अतिरिक्त तैयारियों और जोश खरोश के साथ 1% का वोट बीजेपी ने बढ़ा लिया। तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये कोई भी पार्टी कर सकती है अगर ये लड़ना है। कामयाबी के बजाय मुझे ये कहना चाहिए था कि ये कोई असंभव टारगेट नहीं था बीजेपी के लिए। तो उसने अपने परिश्रम से 42 से 43% कर लिया। अब जो नतीजा यहां पर आया है वो आप देख सकते हैं कि बीजेपी महागठबंधन नुकसान में 1% का और बीजेपी 1% का के फायदे में है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो सिर्फ 1% के अंतर से सीटों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है।
तो इसीलिए बीजेपी के पक्ष में अब जो तीसरे दौर में जो शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि काफी उम्मीद से, तो वो टोटल अगर पहला दूसरा तीसरा मिलाकर लगभग 67 सीटों पर बीजेपी और एनडीए आगे है, और लगभग 60 के आसपास की सीटें जो हैं महागठबंधन के पास हैं। आपको राहुल इसमें कोई डाउट कोई? नहीं, मतलब जो फेज 3 था वो सबसे अर्बन इलाका है बिहार का। हाँ। बिहार में 11-12% अर्बन पॉपुलेशन है। शहर ही कम है, मतलब वो शहर जैसे शहर नहीं है वैसे। हाँ। और फेज 3 में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 20% है। हाँ। तो औसत से बहुत ज्यादा है, और ये माना जा रहा था कि फेज 3 और फेज 4 बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, मतदान कम हुआ था। हाँ, यहाँ सबसे कम, पहले भी यहाँ कम मतदान होता था औसतन। अर्बन इलाके हैं, शहरी लोग निकलते नहीं है। पर अगर आप ये देखिए, जो मोमेंटम बीजेपी फेज 1 और फेज 2 में गेन कर रही थी, वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है फेज 3 में। जो शहनवाज जी कह रहे हैं कि ज्यादा जोर लगाया हम लोगों ने। ज्यादा जोर लगाने के बाद स्लो डाउन हो जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 1% का इजाफा हो रहा है यहाँ पे, जबकि पर अर्बन एरिया बीजेपी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गेन करना चाहिए, ज्यादा गेन करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, पार्टी को ज्यादा गेन करना चाहिए। शहनवाज जी, जो उम्मीद थी उससे आसपास है या कम है? जो थर्ड फेज का जो सही कहा इन्होंने कि अर्बन एरिया है, और हमारे पार्टी के बारे में अर्बन एरिया में हमें बहुत चुनौती लोग नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जिट पोल में ऐसा आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो खबर है वो इस बेल्ट में हमारा रिजल्ट और अच्छा हुआ है। पर वोट परसेंटेज भी बहुत कम था, तब लगा था कि जो संगठन का एक मिथ बनाया गया था कि बीजेपी के पास संगठन है, महानगर है। हाँ। कोई भी महानगर का आप वोट परसेंटेज निकाल कहीं शत्रुघ्न सिन्हा का तो असर नहीं होगा? नहीं, वो तो पार्टी के हैं, तो अभी भी हैं, मतलब रहेंगे 8 तारीख तक, हमारी पार्टी के सांसद हैं। हाँ। तो वो उस बेल्ट में पटना का जो बेल्ट है, पटना जिला और जो आसपास के जिले में ये चुनाव है, वहाँ पर हमारी जो हम लोगों का जो इंटरनल सर्वे है उसमें सीटें और ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, आपने सिर्फ 7 सीटों का देखिए, 6 सीट का आप फायदा उठा रहे हैं, देख रहे हैं 22 से आप 28 पे पहुंच रहे हैं, और ये 28 से 21 पे जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं महागठबंधन के लोग ढीले पड़े हैं या उनकी रणनीति चूक रही है। लेकिन आपकी रणनीति अगर कामयाब भी हो रही तो बहुत ज्यादा का फायदा नहीं है, मतलब इसमें अगर 22 से 28 जो आपका एक बेल्ट कहा जा रहा था। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम डिबेट कर रहे हैं आपके एग्जिट पर, ठीक है। हाँ। और हमारी जो अपनी रिपोर्ट है वो हमने पहला स्टेटमेंट आपको दिया कि हम 2/3 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इसी एग्जिट पर कहें और आपके इसको नकारते हुए नहीं, तो मैं आप नकार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना नकारे हम कह रहे हैं कि हम काफी इम्प्रूव करेंगे, काफी इम्प्रूव करेंगे। हरवंश जी, मैं संक्षेप में। हाँ, 2-3 चीजें कहना चाहूंगा इस पर। ब्रेक लूंगा। हाँ। पहला, ये इलाके बिल्कुल अर्बन इलाके हैं और यहाँ से लोग नहीं निकले। एक छोटी सी चीज मैं आपका उल्लेख करना चाहूंगा, नंद किशोर जी के प्रतिपक्ष के नेता, स्थापित नेता है, वो उनके बारे में जो हम सबको सूचना हो, चुनाव हार रहे हैं। यानी जो समर्थन 2014 ये मैंने भी सुना था, लेकिन जिन लोगों से मैंने सुना था उन्होंने कहा था कि वो जीत जाएंगे फाइनली, मतलब हारते हारते जीत जाएंगे। जो 50,000 से जीतते होंगे तो 10,000 से उसमें अगर मैं डिटेल में बताऊं तो समय लगेगा, लेकिन हमारे मानने का एक तार्किक आधार है। तीसरी चीज, ये इलाका शत्रुघ्न सिन्हा के प्रभाव का भी इलाका है। उस इलाके में शत्रुघ्न सिन्हा को भी लोग खोज रहे थे, और शत्रुघ्न, मैं गया था, लोगों ने चेस कर दिया कि भाई हमारे एमपी को पकड़ के ले आओ। वो स्टार प्रचारक घोषित किए गए थे, और उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं कही हैं अपने उसमें, और लोगों ने उसको सुना। चौथी चीज एक और उल्लेख करना चाहूंगा, आरके सिंह जो भारत के गृह सचिव रहे, बहुत उनको तामझाम के साथ पार्टी में लाया गया। उन्होंने उसी इलाके से, वो आरा से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टिकट का बंटवारा पैसे देकर है। मैं नहीं जानता उसमें, पर वो प्रचार में भी नहीं गए। इन चीजों का मुझे असर नहीं लगा कि बिहार की जनता वो एक, हालांकि इन्होंने जंगल राज का चलाया, लेकिन जनता वो देख रही थी कि हर दल में अपराधी टिकट हैं। और मैं अब कुछ मुद्दों पर भावुक होना छोड़ दिया हूं कि जैसे पैसे के इलाके आप ले आके अरबों डॉलर खर्चा कर दीजिए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अरबों सारे अपराधियों को उतार दीजिए, पब्लिक को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। वो जाके किसी ना किसी कारण से वोट देती है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन चीजों से लोगों पर असर पड़ा, वोटर सारे आपराधिक तत्व जो हैं बड़े बड़े नेताओं के मंच पर बिठाए गए हैं, तो वो अब मैं उसको लेके भावुक नहीं। वोटर्स क्यों नहीं निकले? मुझे लगता है कि अच्छे नेता से ज्यादा सामाजिक स्वीकृति बिहार में, ये अच्छी बात है कि अगर इलाके में वोटर आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं की है, तो इसमें कोई, जैसे कह रहे हैं, जात से डरने की जरूरत नहीं है, उससे गुंडा बदमाश नेताओं से डरने की क्या जरूरत? मैं कह रहा हूँ ग्रामीण इलाके से अर्बन इलाके में
वोट परसेंटेज आज नहीं किसी भी चुनाव में कम रहा है, लेकिन इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा analyze रहना इस चाहिए तरह था कि करें। क्योंकि बिहार का चुनाव इतना नहीं, आक्रामक पहले से चुनाव ज्यादा हो रहा हुआ है। है। इसमें कुछ असर हैरानी नहीं हुई हुआ। कि उसका मिडिल पहले वर्ग से पिछले चुनाव की तुलना में हाँ। जब पिछले चुनाव की तुलना में वोट परसेंटेज नहीं गिरा है, लेकिन अर्बन एरिया में वोट परसेंटेज गांव के मुकाबले कम होता है। रमेश जी दो एक वो शब्द ब्रेक लेने के लिए गुस्सा रहे हैं। हाँ। बिहार में पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस है उसके हिसाब से निश्चित रूप से काफी कम है। पटना में हर नुक्कड़ पे बात होती है और बिलो 50%, वोट देने मतलब नहीं। 45-47% का वो वोटिंग परसेंटेज है। ये सही में एक मतलब बीजेपी के स्ट्रेटजी के हिसाब से काफी चिंता का विषय इनके लिए होना कम लोग गया क्योंकि ये अर्बन एरिया था और बहुत सारे लोगों में परसेप्शन ऐसा बना कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं बीजेपी के, वहां शायद बीजेपी मुश्किल और में है। हरवंश जी, आपने महंगाई- आरके सिंह का नाम लिया। महंगाई- आरके सिंह की बातों का असर तब होता जब वो अपनी जाति के नेता समझे जाते। वो अफसर हैं, ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, इस टाइप के नेताओं का मैं भविष्य जानता हूं बिहार में क्या है। जस्ट ऐड है करने ना? के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है जिन्हें वो मानते हैं मैं कि देख कर आया उन पे हूं, तो मैं असर इस है। पे भी भावुक नहीं हूं पढ़े लिखे पर लोगों को भी। महंगाई का असर, महंगाई दाल अगर 200 रुपए हाँ। किलो बिकने लगे तो दाल उसका तो असर तो है। बिहार सरकार की वजह से 200 नहीं, रुपये अब ये मत अब कहिए, अब उसकी ये मत वजह- कहिए कि बिहार तो बिहार सरकार हरियाणा की में, कीमत पहले से दिल्ली में बढ़ी है। सस्ती, बिहार एक में ब्रेक महंगी। लेंगे, हम आएंगे, लेकिन ये एक बात है कि अगर बिहार का नतीजा चाहे जो भी आए, बीजेपी के पक्ष में आए या महागठबंधन के पक्ष में आए, उसमें शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो टीवी कैमरे पे ज्यादा जरूर दिखेंगे क्योंकि टीवी वाले वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये फैसला और कमाल गांव के मतदाताओं का होगा या कस्बों का, है ना। वो क्रेडिट जरूर ले लेते हैं ओपिनियन बनाने में, लेकिन दरअसल उस ओपिनियन का जो लगता है कि पाठक या दर्शक वो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वही उसके आधार पर वोट देता है। तो एक तरह से शहरी मतदाता ये काम तो कर ही देता है घर में बैठे बैठे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो चौथे चरण में चलते हैं। किसका बिहार, तो हम लौट आए हैं। लगभग 61 सीटों पर महागठबंधन है और 67 सीटों पर अभी तक के जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के बदल सकते हैं, वो उसमें बीजेपी अब आगे हो गई है 67 सीटों के साथ। तो बहुत का फासला नहीं है, लेकिन चौथा चरण तय कर देगा कि कौन पांचवें चरण का लाभ उठा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पांचवें चरण में क्या हासिल करना पड़ेगा। तो 1 नवंबर को जहां ये मतदान हुआ है, इसे प्रशासनिक भाषा में तिरहुत का इलाका कहते हैं, पर ये पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, ये सब इलाके हैं। यहाँ पर ओबीसी कम है, सवर्ण औसतन है। ये मिथ है कि यहाँ पर सवर्ण ज़्यादा हैं, लेकिन सवर्ण यहाँ पर औसत हैं, ठीक ठाक है। मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा हैं, दलित औसत हैं। अब ये अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो ये महागठबंधन के पक्ष में लगता है, लेकिन 2014 के हिसाब से 38% यहाँ वोट है इनके पास और सीटें हैं 18। और एनडीए, बीजेपी प्लस या एनडीए आप कह लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, रालोसपा है और लोजपा है, 45% यहाँ पर बीजेपी का वोट है। तो 45 से अब ध्यान रखिएगा कि 3.5% का एक तरह से स्विंग कराना बीजेपी को, और ये उसके बढ़त का इलाका है। पहले से इसके पास 37 सीटें हैं, तो कितना कमाती है और कितना गंवाती है, ये अब इस डेटा में देखते हैं, जिससे तय होगा कि चौथा चरण किसका भाग्य बदलता है। 55 सीटों के लिए यहाँ पर मतदान हुआ था। यहाँ पर महागठबंधन को बुजुर्ग वोटर ने 9% ज़्यादा वोट किया है, मतलब जो लेकिन बीजेपी को देखिए कि दलित वोट 33% मिला है ज़्यादा, प्लस पिछले 2014 के आंकड़े के मुताबिक अगड़ों के वोट में 72% बीजेपी ने ज़्यादा कमाया है, और जो पुरुष, जो टोटल पुरुष अगर वोट हैं तो उसमें 3% का ज़्यादा, मैंने महिलाओं से ज़्यादा बीजेपी का एक तरह से वोट है। फिर भी अगर कहीं भी बिहार में आप देखेंगे तो अगड़ों का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम है। तो आपको देखना पड़ेगा जो दलित और ओबीसी हैं वो क्या इतना आ रहे हैं बीजेपी के पास, जो कम अगड़ों को मिलाकर बीजेपी को एक विनिंग पोजीशन में मिलाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आपके सामने है। तो एग्जिट पोल का जो हमारा अनुमान है चौथे दौर का, उसके हिसाब से यहाँ महागठबंधन 1% का एक तरह से बढ़त बना रही है। ये पहली बार है जो महागठबंधन 1% की बढ़त बना रही है, लेकिन बीजेपी का जो नुकसान हुआ है 1% का, अब ये देखिए कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आपने 38 से 39 बनाया, लेकिन बीजेपी 45 से 44, फिर भी ये ज्यादा है यहाँ पर। तो एक तरह से जो चौथा चरण है, वो तीसरा चरण भले ही बीजेपी के मुताबिक नहीं है, लेकिन चौथे चरण में बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई होगी। 18 से 21 सीटें 2015 में, 3 सीटों का बदलाव है और महागठबंधन का एक तरह से नुकसान। तो जो मैं कह रहा था कि 45 से 44 पर आने पे बीजेपी को कम नुकसान होगा, दरअसल यही स्टैटिस्टिक्स है जिसको बताने में मैं सक्षम या योग्य नहीं हूं। राहुल शायद बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 37 से 31 पर आ गई बीजेपी चौथे चरण में। तो एक तरह से टोटल फिगर बताएंगे राहुल, ऐसा कैसे क्यों होता है, हमारे दर्शकों को जरा सा बताइए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि जो वोट और वोट के बीच में डिफरेंस होता है वो ट्रांसलेट होता है सीट्स में। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको 5% का वोट डिफरेंस दिखेगा पर सीटों में कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा, और कई बार ऐसा होगा कि 2-2% के अंतर पर भी बहुत बड़े बड़े ये एक सस्पेंस ग्राफिक्स है कि अगर हम फुल फ्रेम में आपको दिखाते हैं कि 5वें चरण में शाहनवाज जी 57 सीटें हैं, महागठबंधन को यहाँ 40 सीटें आप चाहिए, ठीक है, और महागठबंधन ने यहाँ 2014 में जीती थी 45। अगर महागठबंधन को सरकार बनाने तक पहुंचना है तो इसको इस फेज में 40 सीट तो जीतनी ही जीतनी है इस फेज में। और आपके लिए हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कितना टफ टारगेट है कि बीजेपी को 5वें चरण में, ये चौथे चरण के बाद 57 सीटों में कितनी सीटें चाहिए, तो बीजेपी को या एनडीए को 24 सीटें चाहिए, जबकि बीजेपी ने यहां पर 7 सीटें जीती थी 2014 के लोकसभा के वोट में। लेकिन फिर एक शाहनवाज जी का राइडर है माझी वोट या फिर दलित वोट का इसमें होता है, तो 17 सीटों का अधिक सीटें इसको बीजेपी को जीतनी है, 7 अपनी बचानी है और 17 अधिक जीतनी है। तो अगर 24 सीटें बीजेपी जीत लेगी 5वें चरण में तो सरकार बना लेगी, या महागठबंधन 40 सीटें अगर जीत ले तो वो सरकार बना लेगा। तो अब एक और ग्राफिक्स पे मैं दिखाता हूं, फिर मैं लोगों से, अपने मेहमानों से बात करूंगा कि ये टोटल क्या आता है। ये जी मुश्किल है शाहनवाज जी। मैं 5वें चरण का ही वोटर हूँ, देखिए। हाँ, सुपौल जी, और मैं वोट डाल के मतलब 5वें चरण का साक्षात 24 सीटें लाएंगे कि नहीं लाएंगे पहले बताइए। मैंने उसका गवाह मैं ही बैठा हूँ, वोटर बैठा है 5वें चरण का। तो आपके वोट से 24 सीटें थोड़ी ना आएगी। अरे हमने ये कहा कि हमने इसी उंगली से नीतीश कुमार जी की विदाई का बटन दबा दिया है। अच्छा, ये 5वें चरण में जो जैसे फर्स्ट सेकंड में हल्ला किया गया कि बीजेपी हार गई, 5वें चरण में लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि ये नीतीश जी लालू जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो एक मिथ है, और वो ठीक भी है। जैसे आपके 3 और 4 चरण का मिथ ना नजर आता है, तो लगता है वहां लोकसभा के चुनाव में 2 तरह के रिजल्ट आए थे। 32 सीटों में बीजेपी 31 जीती थी, और ये कोसी सीमांचल और भागलपुर का जो क्षेत्र था, इसमें 8 की 8 लोकसभा हम लोग बड़े बड़े मार्जिन से हारे थे। ये एक आपको रोक के थोड़ा सा ये बताना, ये टोटल फिगर है अब तक का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब तक महागठबंधन 82 सीटें, शाहनवाज जी, हरवंश जी, आप देख सकते हैं कि 82 सीटें हैं। 4 चरणों तक महागठबंधन, आपको 18 सीटों का नुकसान है, लेकिन बीजेपी ने बहुत एक सीटें जोड़ते हुए, मैंने इसके बूंद बूंद पसीने की कमाई है। तो ये ना तो प्रधानमंत्री की मेहनत है, ना रैलियों की, सब मिला के, लेकिन असली लगता है कि जमीन पे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का कमाल दिखाया होगा। तो प्रधानमंत्री लोगों का तो नाम आएगा ही नहीं, आप लोग आएगा तो उनको भी तो श्रेय मिलना चाहिए ना आपके वर्कर का। तो ये 98 है। तो क्या बीजेपी 5वें चरण में 24 सीटें जीत लेगी? क्या महागठबंधन 5वें चरण में 40 सीटें जीत लेगी? बताइए, महागठबंधन के पास चुनौती देखिए, महागठबंधन के पास ज्यादा बड़ी चुनौती है, बीजेपी के पास भी कम बड़ी चुनौती नहीं है 24 सीटों की। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये मिथ है कि 5वां चरण बीजेपी लालू या नीतीश का। 5 ओवर में 40 रन बनाना है, 5 ओवर में 40 रन, 5 ओवर में 27 रन बनाना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, स्लॉग ओवर है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आपने क्रिकेट का नाम फिक्रे में कह दिया, हम लौट कर आते हैं, बनाते हैं। वो पिच हमारा है, इस फेज में गाय काम आएगी। इस फेज में गाय काम आएगी, वो हमारा होम पिच है।
अब की बार किसका बिहार, राहुल के कहने पर हमारा ध्यान नहीं था, हमें सैंपल साइज बताना चाहिए था कि 76,000 का सैंपल साइज है और ये अचानक इसे चुना गया है, जिसको कहते हैं रैंडमली सेलेक्टेड है और करीब करीब सभी 243 सीटों से लिया गया है। तो अब 5वें चरण में आ जाए तो आप देखिएगा कि यहाँ बीजेपी को 27 सीटें लेनी है और महागठबंधन को 40 सीटें कम से कम यहाँ पर अपनी बचा के रखनी है 45 से। यहाँ पर ओबीसी बहुत कम है, सवर्ण कम है, मुसलमान ज़्यादा हैं, दलित कम है। तो एक तरह से ये ज़्यादा इसमें ये डिसाइड करते हैं मुस्लिम वोट किधर जाएगा या फिर दलित सवर्ण मिलकर या ओबीसी मिलकर ये किस तरफ जाएंगे। तो यहाँ 27 सीटें लेनी है। तो जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ इस हिस्से में ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ले लेंगे। 2014 51% वोट है, 45 सीटें हैं 2014 के हिसाब से और बीजेपी के पास 31% वोट है, 7 ही सीट है। मतलब सोचिए 20% वोट का गैप बीजेपी को पूरा करना है और 7 से लगभग 17 सीटों का पहुंचना है। तो पहुंच पाएगी क्या बीजेपी? अभी बुजुर्ग वोटर जो है महागठबंधन के फेवर में गए हैं। तो लगता है कि जो रहते हैं बिहार में, जो बुजुर्ग वोटर है, हर जगह ये ट्रेंड देखने को मिला है, उन्होंने नीतीश की सरकार में ज़्यादा भरोसा किया है। महिलाएं यहाँ पहली बार इस ग्राफिक्स में दिख रही हैं कि 3% हैं, लेकिन सभी ग्राफिक्स में महिलाओं का अलग से कुछ दिखा नहीं। लेकिन बीजेपी को अगड़ों में 65%, दलित में 46% और ओबीसी में 6% की ही बढ़त दिख रही है। पॉजिटिव वोट माने इस समुदाय में, यानी कि जरूर ओबीसी में से बीजेपी ने 6% लिया है, तो ये उसका फायदा है। तो एक तरह से 9% का नुकसान है, धड़ाम से गिर गया है वोट परसेंटेज अगर महागठबंधन का 51 से 42 पर, और बीजेपी ने गजब तरीके से 31 से 41%, 10% का बढ़त बनाया है। बीजेपी को भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन 10% का जहां गेन है, क्या शहनवाज हुसैन सही कह रहे हैं कि ले लेंगे 27 सीट? तो ये आंकड़ा देखिए, 17 सीट तो महागठबंधन ने दे दिया किसी को, उसका नुकसान हो गया। बीजेपी ने 27 सीटें ले ली, 20 सीटों का फायदा हो गया इसको यहाँ पे। तो अब ये यही तय करेगा कि 98 में 20 जुड़कर कितना और 82 में 28 जुड़कर कितना। तो एक तरह से दोनों लगभग बराबर की स्थिति में पहुँचते हैं। ये है पहला दौर 43, ये सारा देखिए कि 2% का नुकसान है। दूसरे दौर में ये वोट प्रतिशत है राहुल, जो आप देख रहे थे कि 43% वोट मिला है, 40% वोट मिला है, 41% वोट मिला है। टोटल देखिएगा तो 41% वोट है महागठबंधन को, 43% वोट है बीजेपी को। तो लगभग जो हम 3.5% का जो स्विंग देख रहे थे कि क्या बीजेपी हासिल कर पाएगी, बीजेपी ने 0.5 थोड़ा ज़्यादा कमा लिया है इसमें से। तो एक तरह से जो अंतिम आंकड़ा है वो बीजेपी एनडीए के पास 120 से 130 ये रेंज है, आगे पीछे होता रहता है, और महागठबंधन का 105 से 115 है। तो कोई भी आगे पीछे अगर हो गया, जरा सा आगे हो गया, तो महागठबंधन सरकार बना सकती है। और अगर बीजेपी इस जो ट्रेंड है दिख रहा है, अगर बीजेपी ने वो बढ़त को बरकरार रखा तो एक तरह से बीजेपी आगे चली जाएगी। तो एक तरह से शहनवाज सर, देखिए ये जो बेल्ट है ना, मैंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा था हम लोगों के खिलाफ कि इस बेल्ट में बीजेपी, और प्रोपेगेंडा क्या आंकड़े भी ऐसे ही बताते थे कि दोनों को मिला गाय का प्रोपेगेंडा आप लोग कर लिए, अब आपके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा? हाँ, और ये तो 5वां चरण गाय पे जनादेश नहीं, हम लोग गाय तो लालू जी ने जबरदस्ती उस विषय को अखबारों लाया में था। देख रहा था। हाँ। नहीं, हमने नहीं, लालू जी ने ये गाय, लालू जी ने ये शब्द लाया था, हमने कभी नहीं लाया था। तो ये इस फेज के अंदर हमें लगता है कि जो ट्रेंड हुआ है, क्योंकि लालू जी नीतीश जी के ही एमएलए रहे, और उनके एमएलए के खिलाफ बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी थी। ये मैं मान सकता हूँ। इसमें हम लोगों ने बहुत गेन किया है। कोसी का एरिया, जो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा का एरिया, ठीक है, जहाँ से मैं हूँ, उस एरिया में हमारी स्थिति, एक विधायक हमारा होता है सहरसा में, बस एक। ठीक है, ठीक। और फिर भी हमने इतना गेन किया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आते हैं कि क्या आप तैयार हैं इस बात को मानने के लिए कि 5वें चरण में आप इतनी सीटें हार सकते हैं? नहीं, जो मैं अपना बता सकता हूं कि मुझे जितना भी लोगों ने कहा कि 40 सीटें महागठबंधन वहां से जीत लेंगे, आप बताइए। नहीं, मुझे 2-3 चीज़ें इस बारे में कहनी है। पहला कि 4th फेज
बड़े पैमाने पर यह प्रचारित किया गया कि बीजेपी का था। वहां आपने देखा कि सिर्फ 1% वोट इनका बढ़ा। और दूसरी चीज कि वहीं से शुरू हुआ धर्म आधारित रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया। तो आपको लगता है कि उससे आप नुकसान कर रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं मान रहा हूं। मैं ये नहीं, वो तो हुआ, सबने देखा। आप बताइए ना, उसकी वजह से आप हार रहे हैं 27 सीटें। मैं तो टोटल आंकड़े जो 76,000 आपने कराए हैं, जहां पर टोटल वोटर 6.5 करोड़ हों, उससे ज्यादा ठीक है, वो सारा सैंपल काफी बड़ा सैंपल है। मैं तो शुरू में ही कहा सैंपल बड़ा हो सकता है, पर मैं अभी भी मानता हूं कि आंकड़े सही स्थिति नहीं बताते। मैं तो बेसिक, लेकिन मैंने कह दिया कि आपको 40 सीटें आएंगी। आप बताइए कि आपको 40 सीटें आएंगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपना विश्वास नहीं कर रहे। हमारा धनवाद जी ने डायरेक्ट एक लाइन में बोला कि 27 हम ले लेंगे। ये आत्मविश्वास होता है ना। मैं स्पष्ट करता हूं कि हम सबका जो विश्वास है उससे हम 45 से कम अपने को नहीं आंकड़े उस इलाके में। हम तो देखिए, मैंने कहा जो आपने कहा 27 लानी पड़ेगी, वो हमने कॉन्फिडेंस से कहा और आपके सर्वे ने दे दिया। लेकिन हम 27 से ज्यादा लेंगे, हम 40 लेंगे। 2014 के आप कह रहे थे कि आपकी पिच है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोदी जी की लहर में हरा दिया आप लोगों को। नहीं, जीत रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो हम पूरा लोकसभा वहां से जीते थे। वहां पूरा लोकसभा जीते थे। और 15 महीने में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उनकी वो साख घटी है उस क्षेत्र में। और मुझे पता है वो इलाका भी समाजवादी का रहा है। ये कहते हैं लोग, और आप ये कह रहे हैं सब कहीं नहीं होता है। समाजवादी कौन सा इलाका? समाजवादियों की तारीफ कर रहे हैं, अब यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, इसीलिए तो पिच समाजवादी खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं से ग्रसित होगी। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि यहाँ अदर्स को एक भी सीट आप नहीं दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ओवैसी वो होगा, कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। अन्य को 5 से 10 सीटें हो सकता है। गौ माता, पप्पू यादव, और जो आप कह रहे थे वो जो स्पिन था मोहन भागवत के बाद का जो स्पिन मोदी का स्पिन था कि धर्म के बेसिस पे आरक्षण वाला, ये तीनों चीज 33 सीटों का फायदा है, 35 सीटों का नुकसान है। इतना क्लोज इलेक्शन, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया है। देख लीजिए आप किसकी सरकार बनेगी बिहार में। हमारी बनेगी और किसकी बनेगी? हम लौट आए हैं और हम आखिरी अपना जो टोटल है वो हम दिखाना चाहते हैं कि जो हंसा एनडीटीवी का जो एग्जिट पोल है उसका जो नतीजा है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों के जो नतीजे हैं वो बहुत, ये वोट प्रतिशत है 41% और 43% का है। 4% वोट प्रतिशत का इजाफा है बीजेपी के पास, लेकिन सीटों की संख्या में 92 से वो 120 और 30, मतलब ठीक ठाक सीटों की संख्या में वो गेन कर रहे हैं। और 16 अन्य हैं, मतलब 16 जो निर्दलीय हैं, जो भी कैटेगरी है, वो एक नुकसान है। तो 105, 115, 120, 130। और राहुल, क्या ये हंग असेंबली है त्रिशंकु? बहुत चीजें हैं और मैं धीरे धीरे बताना चाहूँगा। अब आपने वोट प्रतिशत पूछा था। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सैंपल आपका 76,000 है और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, 76,000 पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा, 1 से भी कम होगा। अच्छा, तो अगर जो 3% जो संजय कह रहे थे वो नहीं, 3% मतलब वो नंबर्स के हिसाब से होता है। 20,000 प्लस सैंपल साइज पे मार्जिन ऑफ एरर 1 से नीचे आ जाता है। तो 76,000 बहुत बड़ा सैंपल है। इस सैंपल के हिसाब से ये वोट शेयर स्टे करेगा। पर वोट शेयर स्टे करने का मतलब ये नहीं है कि सीटों में कन्वर्जन भी उसी तरह होगा। मैं आपको कर्नाटका 2008 का एग्जाम्पल दूंगा। कर्नाटका में कांग्रेस को 34.7% आए थे, सीटें 80 थी। बीजेपी को 33.8 आए थे और सीटें 110 थी। तो कम वोट पे भी सीटें ज्यादा ट्रांसलेट हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वोट कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके अलावा मैं आपको 2-3 और पॉइंट पे अगर वोट कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये गुड न्यूज किसके लिए? महागठबंधन के लिए है। महागठबंधन का वोट ज्यादा फैला हुआ होगा बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी का सीट कन्वर्जन बेटर रहता है, उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर वोट कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हर जगह बीजेपी ने, जो 2014 में उनका वोट शेयर था, उससे 5-6% नीचे आए थे। ये पहला चुनाव है जहां पे बीजेपी को गेन हो रहा है। तब जब महंगाई, दाल वगैरह वगैरह ये कहा जा रहा था। मोदी लहर का जो 2014 में असर था, 1-1.5 साल बाद भी क्या वही असर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये पहला चुनाव है जहां गेन हो रहा है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। आपको डाउट है?
इस चीज पे मुझे डाउट है, क्योंकि हर जगह भाई हरियाणा में 44 से 33 हो जाता है, महाराष्ट्र में हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है, झारखंड में हो जाता है, तो बिहार अचानक से ट्रेंड क्यों बदल रहा है, इसके बारे में। एक और चीज मैं शायद बीजेपी और आरजेडी दोनों से एक छोटा छोटा सवाल कि क्या आपको लगता है बीजेपी के लिए कि अलायंस पार्टनर उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों का ये मानना यहाँ पे भी ब्रेक के दौरान सुनने को मिला कि अलायंस पार्टनर उतना बेटर नहीं कर रहे हैं। और जेडीयू आरजेडी वालों से ये सवाल है कि दोनों के क्योंकि समान सीटें हैं, वोट नीतीश के नाम पे मांगा जा रहा है एक तरह से, आरजेडी को ज्यादा अच्छा सीट मिलेगा या जेडीयू को ज्यादा अच्छा सीट मिलेगा? शाहनवाज जी आप दीजिए जवाब। आपके अलायंस देखिए पार्टनर, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि जैसे देखिए एक धारणा है, जैसे चिराग से मैंने पूछा कि पासवान जी और जीतन राम मांझी क्या साथ साथ रैली किए, तो उन्होंने बताया कि कई जगह रैली की। तो धारणा और तथ्य अलग है, क्योंकि उधर कैमरा नहीं था। मोदी जी के मंच पे तो दोनों होते थे, नहीं अलग से भी वो बता, और अलग भी रैली नहीं, साथ में भी गए, वो साथ में भी गए। देखिए एक जानकारी, अब तो चुनाव हो गया, हाँ हमारे अध्यक्ष ने स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जब चुनाव उन्होंने लड़ा है तो हमने अपनी और पराई सीट नहीं देखी, हमने गठबंधन में जहां कमल है कि पंखा है कि बंगला है कि टेलीफोन है, हमने भाषणों में भी कहा कि बंगला है उसमें पंखा भी लगा दिया है, लालटेन टंगा था तो आग लगी थी तो पंखा लगा दिया है, टेलीफोन भी लगा दिया, सामने कुंड में फूल भी कमल का है, तो बेहतरीन बंगला बनाया है। तो आप ये देखिए कि हमने हर सीटों को, हमने अपने अलायंस के सीटों को भी अपनी सीट की तरह लड़ा है। इतना टच एंड गो इलेक्शन है नहीं, हमने रवि जी इतनी मेहनत के बाद हमारे जो अलायंस पार्टनर को भले उन्होंने सीट बांटा होगा हमारे अलायंस के लोगों ने, लेकिन बीजेपी के वर्कर ने कहीं पर भी हम अलग निशान है तो इसलिए वहां कम लगे, जहां बीजेपी है ज्यादा लगे, ऐसा नहीं। हमने पूरी ताकत से उस चुनाव को लड़ा। मैं दो तीन चीजें, ये हो सकता है, ये मान सकते हैं कि एक धारणा है कि आप ताकत से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि पीछे आप ताकत से लड़ रहे थे। ईमानदारी से और रवि जी ताकत मैं से दो लड़े। तीन चीजें कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। पहली चीज, कोई विद्यार्थी जब पूरी ताकत से अपनी परीक्षा देता है तो वो नहीं सोचता कि हम हमारा भविष्य क्या होगा, हम बेहतर कर सकें। तो इस चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन ने परफॉर्म किया एकजुट होकर, पहले था लोग कहते थे विरोधी कि लालू जी नीतीश कुमार एक नहीं होंगे, वही तो उनका एडवांटेज बनता फिर है। नेता का चयन नहीं होगा, वो अलग इश्यू है, उस पर अलग डिबेट कर सकते। नेता का चयन नहीं हो सकता आसानी से, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता, न्यूनतम कार्यक्रम अच्छी तरह नहीं बन सकता। बिल्कुल एकजुट होकर के लोगों ने काम किया, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर पूरी ताकत से लगे। इसलिए किसको सीट क्या मिलेगी ये तो परिणाम बताएगा, पर दोनों ने एक पार्टी की तरह काम सिनर्जी किया। एक बेहतर तो दिख ही रही थी। बिल्कुल हालांकि सिनर्जी शाहनवाज बेहतर जी जो बता रहे हैं तो वो नहीं, ठीक है, उस पर लेकिन अलग डिबेट हो सकता जो है। जमीन पर हम सुन रहे थे वो सिनर्जी नहीं थी। क्यों संजय जी? पासवान और कांग्रेस की सीटों पर इन लोगों ने कम ध्यान दिया, राहुल जी ने इन पर नहीं दिया, लेकिन तब भी ये 202 थे, 202। हाँ देखिए मैं आ रहा हूँ चंदन, अब राहुल जी। हाँ देखिए जो चीज राहुल बता रहे थे ये बड़ा फैक्ट अच्छा है या परसेप्शन है कि पासवान मांझी मिल के लड़ रहे थे जैसा? नहीं, देखिए पासवान मांझी के मन में भले ही जो मनमुटाव हो, ग्राउंड पे जो वोटर था उनका वो ट्रांसफर हो रहा है, उनको वोट बीजेपी को वोट हो रहा है। बल्कि आप कहीं जाएं तो लोग कहेंगे कि बीजेपी है, अगर भले ही हाम का कैंडिडेट हो, वो मैंने जैसे पहले कहा उपेंद्र कुशवाहा का नहीं हो रहा है, उनके यहाँ भी मतलब यादव वोट कर रहा है जेडीयू को। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं रखना चाहिए। यादव सारी वो वामना से भूल करके और कुर्मी यादव को वोट कर रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो हरिवंश जी करे, ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। प्लस मुस्लिम वोट काफी सब्सटैंटिव, इसीलिए बिहार चुनाव इतना इंटरेस्टिंग हो गया ना कि फिगर के हिसाब से केमिस्ट्री भी बन गई और अरिथमेटिक भी दोनों साइड के स्ट्रांग थे। तो आप इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? केमिस्ट्री पे देखते हैं, अरिथमेटिक पे देखते हैं? जब दोनों ही साइड स्ट्रांग हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था। आप महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस को एक वीक स्पॉट माना जा रहा है, जैसे नीरजा जी ने कहा कि लोजपा एक वीक स्पॉट है इनका। ये तो खैर 8 तारीख को पता चलेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है, जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं कि जो परसेप्शन है कि हमें इन वर्गों का वोट मिला और पोलराइजेशन 100% था, जैसे संजय जी बता रहे थे। तो उससे आपको नुकसान नहीं हो सकता? नहीं, अगर उन आंकड़ों को आप इकट्ठा कर लें, जोड़ लें, और तब हम सीटों का आंकड़ा करें जो वोट परसेंटेज हमें दिखा रहा है, तो वो दोनों में बहुत फासला हो जा रहा है। आप एक तो कह रहे हैं कि हमारा वोटर गोलबंद था, एग्रेसिव था, पोलिंग परसेंटेज हाई है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनका वोटर एग्रेसिव नहीं है, जैसे पटना में नहीं पोलिंग हुई, तमाम चीजें हैं, इनका आपस में
जमीन पर हुआ कि नहीं हुआ। हमारा तो जमीन पर सब कार्यकर्ता से लेकर के वोटर भी चला। तो ये कह रहे हैं हम कुछ और, लेकिन रिजल्ट्स जो आ रहा है वो अलग चीज आ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो कोर वोट कह रहे हैं, कोर वोट जो आपका बीजेपी का जो अपर कास्ट का था वही कम वोट कर रहा है, और जो महागठबंधन का कोर वोट है वो ज्यादा कर रहा है। इसके अलावा एक जो मैंने चीज देखी वो तो मैं कहूंगा भले गलत हो जाए सो गलत हो जाए, जैसे ही आप लोग कहते हैं कि ये चुनाव जात पात पे नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा उस पर विश्वास होता है दोनों पक्ष में। ये मैंने देखा बिहार में घूमते हुए कि एक गरीब बनाम अमीर का अंतर दिख रहा था। वहां पे उसको महंगाई अंतर कर रहा था, वहां पे चुनाव प्रचार के जो तौर तरीके हैं उसमें महंगाई के मुद्दों को एड्रेस न करना, वो अंतर दिख रहा था। तो वो मुझे लग रहा था कि बियॉन्ड कुर्मी या यादव के आगे जाकर दिख रहा था। तो वो कहां गया इस डेटा में मुझे दिख नहीं रहा है कि वो एक क्लास अलायंस जो था कि हम गरीब हैं और वो अमीर हैं, और ये जो अंतर था। और एक चीज और महिलाओं का तो फैक्टर चला ही है। बट वो नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में आती हुई भीड़, उनके प्रति उत्साह और उनके लाई जाती हुई भीड़ नहीं आती। वो हम उसमें देखिए आप जीत जाएंगे तब भी वो लाई जाती हुई भीड़ थी, मतलब, और उसमें 50% आने वाली भी भीड़ थी। देखिए वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे नेता एक ब्रेक लेना पड़ेगा, किसी का नहीं था। ठीक है, इसमें तो आप सहमत होंगे। वो उतनी भीड़ तो किसी में नहीं थी, उसमें तो कोई विवाद नहीं, भी किसी का नहीं। कोई ला दे ये ताकत की बात है, क्योंकि पैसा तो सबके पास है। छोटे से ब्रेक के बाद कहां से आए नहीं मालूम। तो कोई लहर नहीं है किसी का, किसी पर ज़्यादा असर नहीं है, पर जो नतीजे आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही खेमे एक दूसरे के बराबर पर हैं। 8 तारीख के किसी भी नतीजे के लिए आप तैयार रहिए। 115 और 120 में गाड़ी कहीं भी किसी का एक टायर पंचर हुआ तो लग जाएगा। हमसे बहुत पीछे हैं, सही नीरजा बताइए जी, आप पर भरोसा करते हैं। हाँ ये सही है, अधिकतम उनका 115 है, आपका 130 है, तो 15 सीट आप आ गए। हाँ, 2 पॉइंट। 5वें चरण की बात हम जरा सा करना चाहते हैं। 5वें चरण का जहाँ की सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट है, ये दिख रहा है जो एग्जिट पोल का। आपने कहा कि यहाँ ओबीसी भी कम है, फॉरवर्ड कास्ट भी कम है, दलित भी कम है, मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है। अब ये तो हम जानते हैं मुस्लिम्स का झुकाव कहाँ है, कहाँ वो गए हैं। और ये भी हम लोग मान रहे हैं कि ओवैसी, थर्ड फ्रंट, पप्पू यादव का की ज्यादा चली नहीं चली। तो अगर 10% वोट इधर से उधर हो गया तो कहाँ से हुआ? नहीं, इसका मतलब इतना भारी ध्रुवीकरण हुआ है क्या? मुस्लिम एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। पकड़ा है आपने, क्यों क्या ये संभव है? क्या इसका मतलब जो ओवैसी और पप्पू यादव और तारिक अनवर नहीं कर पाए वो पाकिस्तान या गाय ने किया है? हम क्या मान के चल रहे हैं इस चीज को? संभव है, ध्रुवीकरण में ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि हम अब अगर थोड़ा ध्यान लगा के देखें, बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था 3rd और 4th फेज। वहां पे वो सबसे कम गेन करता है। जो सबसे वीकेस्ट थे वहां पे सबसे ज्यादा गेन कर रहा है। या तो फिर किसी ने बहुत भयानक स्ट्रैटेजी बनाई है, समझ रहे हैं, और कि हम लोग वहां अखबार वाले कुछ लिख रहे थे, चुनाव आयोग अगला 20 साल बाद उस पे चिट्ठी लिखता रहेगा। जहां ताकतवर है वहां सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और जहां कमजोर है वहां सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। या तो बहुत ठीक है, बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई गई है, या फिर ये भी संभव है कि कुछ मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ गए हैं। हम शायद वोटरों को पहले तो एक तरफ जात मानते नहीं, और जब मानने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हर आदमी एक ही तरफ जाएगा। ये और ये संभव है कि कुछ मुस्लिम वोटर्स उधर गए। नरेंद्र भाई का कि आप जो मीटिंग हुई लास्ट डे, पर आप उस इलाके के, उस इलाके के बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फारबिसगंज में उनकी तकरीर देखिए आप लोग। हम लोगों को गाय और अलग फैक्टर वही छापा, नरेंद्र भाई की तकरीर देखिए। उन्होंने अररिया जिले में जो मुस्लिम डोमिनेटेड है वहां कहा कि मैं हिंदू और मुसलमानों से कहता हूं कि आपस में न लड़ें बल्कि गरीबी से लड़ें। उन्होंने एक और सवाल उठाया कि फारबिसगंज में जब एक मुस्लिम लड़का मारा गया था, उस पर नीतीश कुमार जी की पुलिस डांस की थी और नीतीश जी आए नहीं, तो वहां पर सबका साथ सबका विकास का नारा चला है
इसलिए अच्छा, वो कहीं नहीं चल रहा तो वहां जाके चल गया। एकदम मुस्लिम डोमिनेटेड मतलब है। आप उस सबका हमें- साथ सबका आप विकास, हमें तो ये गाय क्यों वाला कहते हैं? विज्ञापन है शाहनवाज भाई, बताइए कैसे है नहीं, विज्ञापन? हम ये कह रहे कैसे हैं है वो आपका विज्ञापन, सबका साथ सबका विकास वाला गाय वाला हमने तो वो विज्ञापन? इतनी बड़ी देखिए, उस पार्टी, विज्ञापन में क्या है, क्या गाय जो है इरादा है नहीं, विज्ञापन में तो, गाय है ना? इसका मतलब गाय जो है ये दो प्रतिबंधित चीज़ है कि एक तो प्रतिबंधित सीमांचल- है क्या? शायद ये जो सैंपल आप दिखा रहे हैं ये लालू जी का बयान उसमें लिखा है। बहुत सीमांचल briefly सीमांचल रवीश जी। कोसी और मिथिलांचल, कोसी और मिथिलांचल एक तरह से वोट किया होगा, शायद सीमांचल एक तरह मेरा से जो वोट किया फीडबैक है, मिथिलांचल में भी बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ये डेटा तो अगर ये सामने है, डेटा जो सामने सामने है। देखिए, मतलब मिथिलांचल archaeological हो या exercise। सीमांचल या दूसरी कोसी चीज ये बीजेपी है कि अच्छा कर कोसी रही है। से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खटास की शुरुआत वहां हुई। से शुरुआत मैं चुनाव का कंक्लूजन वही है। ब्रीफली 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। पहला, यह पहली बार हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के विज्ञापन को चुनाव आयोग ने बंद किया, प्रतिबंधित किया, फिर दूसरी भाषा में उन्हीं चीजों आपको को लगता है अखबारों कि में वहां छपा। ध्रुवीकरण हुआ जो राहुल ने कहा? बताइए। मैं नहीं मानता क्यों। राहुल शाहनवाज जी ने राहुल- कहा है कि नहीं, मुसलमान, जो मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लड़ाई झगड़ा बंद करो, ये वहां उन्होंने फारबिसगंज में कहा है। हाँ, मोदी जी ने कहा, लेकिन अगले दिन ये जो विज्ञापन कहा वो अखबार मुझे में। नहीं लगता कि रिपोर्ट भी हुआ है। अगले दिन विज्ञापन अखबार में। दूसरा जो राहुल जी ने कहा, 2-3 चीजें और मैं कहना चाहता हूं। वोट परसेंटेज से सीट कन्वर्सन पर सवाल, नंबर दूसरा अपर कास्ट के लोग कितने वोट देते हैं, और तीसरा एक फैक्टर जो हम लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर साइकिल की योजना, नीतीश कुमार का काम, वो इस चेहरा, जो एंटी-इनकम्बेंसी डेटा मेरे न सामने होना, प्रस्तुत हुआ वो ये पक्ष सारी इसमें चीजें। नहीं। जी। हाँ, ये नहीं बहुत बहुत जी। लोकसभा के चुनाव से गाड़ी आगे निकल गई है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अकलियतों का भी यकीन बढ़ा है। आप कागज पे मानते रहिए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बढ़ा, ये गलत है। नरेंद्र मोदी के नाम आप से जानते हैं मैं अकलियतों को कागज वाला दबा आदमी नहीं, सकते। आप जानते हैं कि मैं नरेंद्र कागज मोदी वाला के आदमी नाम पर वोट हुआ है और अकलियतों ने भी वोट चलिए ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट हुआ है, शाहनवाज भाई कह रहे हैं, तो 8 तारीख को हम देखेंगे। पर ये एक दिलचस्प चुनाव तो जरूर है कि इसके एग्जिट पोल के बारे में यही है कि हम सब दांव लगा रहे हैं, और एक चुनौती भी है अपनी अपनी साख की कि कौन सही इलेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। और मेरे भी अपने आंकड़े हैं जो इसके बिल्कुल अलग आंकड़े हैं, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं सही हो जाऊंगा, तब जब गलत हो जाऊंगा तब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 8 तारीख को मैं बताऊंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत कुछ इसमें बदल सकता है, ज़्यादा बदलाव हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इस आंकड़े का विश्लेषण किया है उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं होगा, क्योंकि किसी के पक्ष में लहर नहीं दिखती है। तो सीटों में हेर फेर कुछ हो जाए सो हो जाए, बाकी तो ऊपर वाला है ही। नमस्कार।